अब यूएस ईरान वॉर की जो सिचुएशन है वो तो अभी भी अनसर्टन है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल है हमने मार्केट को बॉटम हिट कर रही है इस करेक्शन का, या इसमें अभी भी मजीद डिप आ सकता है? सो मुझे लगता है कि रादर दैट पीपल वेटिंग फॉर द करेक्शन, वो एक पीटर लिंच का मशहूर है कि पीपल यू लूज लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द करेक्शन देन इन द करेक्शन यू नीड टू बी इन्वेस्टेड। जब भी अनसर्टेनिटी होती है दुनिया में तो गोल्ड ऊपर जाता है, तो गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं 2026 में और ऑनवर्ड्स? गोल्ड का जो इम्प्लीकेशन जो इसकी है वो यूएस के साथ है, और मैं रे डैलियो को सुन रहा था, उसमें भी वो ये कहता था कि कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है ये जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है, जिसमें आपको जब धचके लगी तो आप एकदम घबरा के पैनिक में सेलिंग शुरू ना कर दें? यही सबसे मुश्किल काम है, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप उतने पैसे से आएँ जिसके ऊपर या नीचे जाने से आपकी नींद ख़राब ना हो। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को कैसे एक्सपेडाइट किया जा सकता है सो दैट इट बिकम्स एज इजी जिस तरह आप इजी पैसे का अकाउंट खोल लेते हैं? कि मेरे ख्याल में अली भाई लोगों को खुद समझना चाहिए। आई थिंक आप अगर देखें एप्पल का जो आईफोन लॉन्च होता है, गोरे रात के 12 बजे एप्पल स्टोर के बाहर खड़े हो जाती है। 5 लाख से अगर आज किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, हमारी ये पॉडकास्ट देखिए बड़ा एक्साइटेड हो गया, तो व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन कि कहाँ से स्टार्ट करें? उसको करोड़ रुपया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक शेयर भी ले सकता है 2000 रुपये का। मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उस पर आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? कितने परसेंट म्यूचुअल फंड, कितने परसेंट थोड़ा बहुत गोल्ड हेजिंग के भी है? तो 50% लो रिस्क, 50% हाई रिस्क। मैं इसीलिए अभी भी कह रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जी इस वक्त एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, और आजकल जो हालात चल रहे हैं मार्केट्स के, जो ब्लड बाथ चल रहा है, सो इन चीज़ों को सारा को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है लेक सीईओ जो हैं सरमाया के। अस्सलाम वालेकुम लेक। जी सलाम अली भाई, कैसे? वेलकम टू आवर शो जनाब। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। आई अप्रिशिएट यू कि आपने मैनेज किया टाइम को। थोड़ा सा मेरा ख्याल है मार्केट्स पे जाने से पहले ना, आई वुड लव टू लर्न अबाउट योर जर्नी। थोड़ा सा अपना बताएं कि आपका जर्नी क्या रहा है, हाउ हैज सरमाया ग्रोन टू वेयर इट इज़ टुडे? अली भाई मैंने तो स्टार्ट किया था, आपने भी माशाल्लाह वहीं से, मैंने आपको पहले मिल चुका हूँ टीआईसी नस से। मैं तो आईटी सर्विसेज में स्टार्ट किया था एवीसी डेटा के नाम से। साइट पे मैंने एक बंदा रखा क्योंकि मैं फाइनेंशियल ट्रेनिंग से आ रहा था, और दी होल आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग वाज नेवर टू मेक मनी। दी होल आइडिया वाज कि हम स्टार्टअप कर रहे थे, तो उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, हाउ वी एज ए कंपनी कैन बेसिकली मेक श्योर कि एज ए फाउंडर मुझे बताओ कि कंपनी को कैसे हमने चलाना है। लेकिन जब वो मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे समझ आई कि ये जो चीज़ें मैं ट्रेनिंग के अंदर सीख रहा हूँ, देयर इज़ अ मैसिव गैप जो कि पाकिस्तान में नहीं लोगों को समझ आ रहा था। उससे पहले की भी मेरी जर्नी थी, जब मैं ट्रेडेटा से निकला तो मेरी TADA मिला था, जो ग्रेजुएटी वगैरह आपको मिलती है, तो कोई 26-27 लाख रुपए मुझे कंपनी से मिले। हालांकि मेरी अपनी आईटी की कंपनी थी, बट आई थॉट कि प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए तो मेरा स्टार्टअप है, प्लान बी में कोई ऐसा बिजनेस मुझे खड़ा करना चाहिए, अगर प्लान ए ना चले तो प्लान बी से पैसे मिले। एंड आई स्टार्टेड एक रेस्टोरेंट मैंने खोला, ये मोहम्मदी निहारी के साथ, बिल्कुल सदर के अंदर, आपने देखा हो। तो वो विद इन 9 to 10 months 90% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट फेड। और उसमें ये नहीं कि लोकेशन बुरी थी, लोकेशन इसीलिए खोला था कि वहाँ पे बहुत रश होता था। वो खोलने के बाद समझ आई कि रश जो था वो कपड़ों के लिए था, खाने के लिए नहीं था। लेकिन उसमें जो एक मेन चीज़ थी जो कि हमें समझ आती है, इवन मैं अपने कुछ वर्कशॉप्स करता हूँ तो मैं पहले लोगों से पूछता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख हो गए तो आप क्या करोगे? तो 90% ऑफ द पीपल से कि हम अपना बिजनेस खोलेंगे। हमें भी यही लगा कि अगर हम अपना बिजनेस खोलेंगे तो हम पैसे बनाएंगे। लेकिन जब मुल्क के हालात चेंज होते हैं, ख़ास तौर पे जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसका इम्पैक्ट लोकल बिजनेस पे क्या होता है, वो लिटरली मैंने देखा कि जहाँ पे पहले थी 3-4 महीने जब हमने बिज़नेस खोला हमारा ब्रेक इवन पे था, फिर जो ही इन्फ्लेशन ऊपर हुई लोगों का एडजस्टमेंट में आना बंद हो गया, कम हो गया। वहीं पे जहाँ पे हम ब्रेक इवन या थोड़े प्रॉफिट के ऊपर थे, तो हर महीने हमें समझ आती थी कि इस महीने 25,000 भी 4 इन्वेस्टर ने डालना है, अगले महीने 50,000 डालना है, लोगों की तनख्वाहें देनी है, फिर अगले महीने 70,000 डालना है। सो दे केम एट पॉइंट के वेयर आई थॉट यार ये तो मैंने प्लान बी प्लान ए को बैकअप के लिए किया था, ये तो प्लान ए की चीज़ें भी सॉर्ट ऑफ खा रहा है इन टर्म्स ऑफ मैं ना सिर्फ पे कैश दे रहा हूँ बल्कि ऑन टॉप ऑफ पे फोकस मेरा शिफ्ट हो रहा है प्लान बी पे। सो वी ऑल ऑफ अस डिसाइडेड कि यार इसको ख़त्म करते हैं, बिकॉज बस हो गई थी हमारी 5-6 महीने पैसे भर के। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो जो 25 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो एंड अप इन 32 लाख, और जब हमने इसको सेटल किया तो देर वॉज 31 लाख लॉस विच वी ऑल बुक। ठीक है, और वहाँ से बहुत बड़ा लेसन था कि बिज़नेस करने के लिए
आपका अपना बिजनेस करना और उसको चलाना जो एक नॉर्मल वेथ होती है कि हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। जब मैंने ये ट्रेनिंग की, पोस्ट जब मैंने वो किया, तो सबसे पहले मुझे रिग्रेट यही हुआ कि यार मैंने 35-32 लाख रुपए किधर ज़ाया कर दिए। इतना आसान काम था म्यूचुअल फंड के ऊपर पैसे बनाना, इतना आसान काम था स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना। सो व्हाट इफ़ कि वही पैसे जो मैं कर रहा था, मैं अपने बिजनेस के पैरेलल के साथ अपनी पैसिव इनकम को स्टॉक मार्केट पे कैसे कर दूँ। सो जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कंपनी चलाने के लिए, वहाँ से ही आइडिया स्टार्ट हुआ Zomato का। एंड द होल आइडिया विच आई थॉट कि वहाँ पे गैप था कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे लिक्विड एसिड्स को सही तरह कवर किया जाए। लिक्विड एसिड की डेफिनेशन ये है कि वो एसिड जहाँ पे आप किसी भी टाइम 100 रुपये की भी चीज़ ले सके और किसी भी टाइम 100 रुपये की चीज़ विड्रॉ भी कर सके। और वो जो पूरी एक स्ट्रक्चर था वो मुझे नज़र आया स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। इवन डॉलर को लोग हम एज एन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो हमने डॉलर को भी रखा। फिर गोल्ड को हम एज एन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, गोल्ड को भी रखा, सिल्वर को भी रखा। पहले तो ये ऐसे क्लासेस थे जिसको हमने कवर किया Zomato पे। ऑन टॉप ऑफ इट एक जो आपने गैप देखा होगा कि जब भी आप ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं, आपको सिर्फ आपका प्रॉफिट या लॉस नज़र आता है, आपको उसकी हिस्ट्री समझ नहीं आती, ना आप उसको लॉक कर सकते हैं, ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी की समझ आती है, ना आप विजुअलाइजेशन सही मिल सकती है। तो हमने ज़र का प्लेटफॉर्म उसके पैरेलल में बनाया जो कि पोर्टफोलियो ट्रैकिंग थी, कि आपकी यही जो इन्वेस्टमेंट है आप इस जगह के ऊपर इन सब एसेट क्लासेस के अंदर कैसे कर सकते हैं। सो वो जो बिल्डिंग जहाँ में आपका भी अपना स्टार्टअप था 2018 के अंदर, आज माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं। सो वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल वेरी ली बाय ए सिंगल पर्सन, जो कि प्राइमरी काम हमारा आईटी कंपनी था। पैरेलल में हमने ये कंपनी स्टार्ट की, और जब हमने कोविड हिट हुआ, सो देयर केम ए पॉइंट जहाँ पे मेरे पास आईटी का काम आना बंद हो गया। नॉट बिकॉज के वो थे एक 6 महीने का सॉर्ट ऑफ पूरी दुनिया में ही थोड़ा सा लोगों का हो गया कहते। सो मेरी जितने रिसोर्स थे मैंने सारे डिप्लॉय किए गया। Zomato बिल्ड करो, स्केल करो। हमने इसको प्रॉपर अब इसको ना स्केलेबल प्रोडक्ट बनाना है। फिर हमने क्लाउड के ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, फिर उसकी मोबाइल ऐप बनाई, फिर वेब ऐप बनाई। एंड देन देयर केम एट अ पॉइंट कि सब कुछ फ्री में था, लोगों को समझ नहीं आती थी। फिर वो यूट्यूब पे पूरा मेरा खुद आना, सिर्फ Zomato को एक्सप्लेन करना, फिर फराज का मुझे आइडेंटिफाई करना। फराज, ये जो ट्रेनिंग्स हम देख रहे हैं, ये फराज का आइडिया था, मेरा आइडिया नहीं था। मेरा आइडिया अगर आप शुरू से देखेंगे Zomato था, डेटा था, आप डेटा को देखकर पैसे कैसे कमा सकते हैं। बाद में जो मुझे एक गैप नज़र आया कि जो डाटा फ्री में भी दिखा रहा था, लोगों को उसकी समझ ही नहीं थी। और वो जो फराज का आइडिया था ट्रेनिंग का, दैट बेसिकली कि ट्रेनिंग से थ्रू लोगों को इन्वेस्टमेंट का सिखाएं। और फिर बाद में मैंने अमार की ट्रेनिंग, क्योंकि कोविड से पहले खुद ही थी, आई रिप्रेजेंट क्या स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड पे आपकी इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अभी भी मुझे लगता है, मैं अपनी जर्नी को भी अगर मैं देखूं, काफ़ी लोग समझते हैं कि मेरा फाइनेंस का कोई बड़ा बैकग्राउंड है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैंने चीज़ें स्टार्टअप में जिस तरह अप्लाई की, बिज़नेस को अपने को भी खड़ा होता हुआ देखा, एक बिज़नेस को डूबते हुए भी देखा। उसके बाद मुझे समझ आया कि बिज़नेस स्टार्ट करके उसको प्रॉफिटेबल करना बहुत मुश्किल काम है। स्टिल एक बहुत आसान काम है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल कंपनी पे इन्वेस्टेड रहना। तो जो टूल्स हमने बनाए, ROI का टूल, के 20 साल में अगर मारी पेट्रोलियम लिया था तो करोड़पति होते, मीज़ान बैंक लिया था तो करोड़पति होते। सो द होल आइडिया देन स्टक इनटू माय माइंड के विजुअलाइजेशन से कैसे हमने अच्छी कंपनी पे इन्वेस्ट करना है और उसको ग्रो होते हुए देखना है। इवन आज के टाइम पे भी जब हम सुन रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिर रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट तो 2022-23 की है। हाँ, उसमें भी 30-40% का डिप आया होगा, लेकिन वो लॉसेज में नहीं है। उसका अपना डिविडेंड माशाल्लाह इतना दे लिया है कि मुझे सेल करके पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, डिविडेंड से मिल सकते हैं। तो एक समरी थी कि ये 3-4 चीज़ें कंपोनेंट मिक्स हुआ, फिर हमारा यूट्यूब चैनल आया और आप सॉर्ट ऑफ एक माशाल्लाह अच्छा ब्रांड बन चुका है जो कि लोगों को हेल्प कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सलेंट, व्हाट अ टेरिफिक जर्नी माशाल्लाह। थोड़ा सा समराइज़ कर दे मुझे कि अब इस वक्त जो सरमाया है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है आम आदमी के लिए। सबसे पहले तो आई थिंक लोगों को समझना कि ये भी एक एसेट क्लास है। आई थिंक जब हमने भी स्टार्ट किया था, एक नॉर्मल चीज़ जो हमें बताई जाती थी कि इसमें लॉसेस ही होते हैं। एक बड़ी वेल है जो कि बैठी हुई है और वो छोटी मछलियों को खा जाती है, और हम हमेशा अपनी लैक ऑफ नॉलेज को अपना समझते ये थे कि हम छोटी मछली हैं। ठीक है, वो जो गैप था ना, वो आई थिंक इंफॉर्मेशन से, डाटा से, एजुकेशन से हमने बड़े अच्छे तरीके से फिल किया है। अगर आप मेरी यूट्यूब की वीडियो भी देखें, मैं कोशिश करता हूँ उसको प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड करता हूँ, ताकि रिगार्डलेस के कल को हम हो ना हो, ये डाटा अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी क्या चीज़ है। तो सरमाया जहाँ पे अभी हेल्प कर रहे लोगों को, वो आपको एजुकेशन के थ्रू कर रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे अपने हालात इतने ख़राब हो चुके हैं आम बंदे के लिए, एक शरीफ बंदे के लिए अपने रिक्वायरमेंट को, अपनी जो नीड्स हैं उसको मीट करने के लिए
अगर वो 5 से 10 साल बाद देखता है जिस तरीके से जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, बड़ा मुश्किल काम है उसको मीट करना। मैं हमेशा एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि आज से 20 साल पहले हमें शायद 10,000 रुपये चाहिए थे 4 बंदों की फैमिली को अपना गुजारा करने के लिए। आज वो माशाल्लाह 1 लाख से ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि अगर आप 20 साल पहले कोई जॉब कर रहे थे, आपकी 10,000 की सैलरी थी, तो अगर आज आप 1 लाख रुपये से कम कमा रहे हैं तो आप अपने नीड्स को ही फुलफ़िल नहीं कर रही। और ये सिर्फ आज का नहीं है, मैंने खुद जब नर्स से ग्रेजुएशन की थी 2005 में, उस वक्त 36,000 रुपये की सेमेस्टर की फ़ीस थी, आज 2.25 लाख रुपये पे चली गई है। ये 20 साल में 36 से 2.25 लाख। आज से 20 साल पहले अगर डॉक्टर 500 रुपया लेता था, आज 4,000 रुपया ले रहा है। ठीक है, रोटी अगर 5 रुपये की थी तो आज 30 रुपये की है। तो हमारे सराउंडिंग में ना चीज़ें स्पीड से बढ़ रही है। अगर उस स्पीड से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता एक इतना बड़ा गैप बनता जा रहा है आपकी इनकम में और आपके एक्सपेंस में। और यही रीज़न है कि 40s में आके लोगों को एहसास होता है कि बच्चों की शादियाँ करानी है, यूनिवर्सिटी भेजना है, पैसे कम है, और दे एंड अप इनटू डिप्रेशन। फिर मसले होते हैं, फिर इस तरह की शॉर्टकट्स के पीछे पड़ते हैं। एक मुझे पता है कि बैंकर्स थे, बड़े फाइनेंशियली अवेयर थे, ही एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन पॉन्जी स्कीम्स जस्ट बिकॉज कि वो चाहते थे कि अगले साल बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉज देना चाहते हैं, लोगों को सब समझाना ये चाहते हैं कि यार ये जो कंपनीज़ हैं ये सारे बिज़नेस करती हैं, इन सब के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, पैसे हम अपनी जेब से लेते हैं, हम प्रोडक्ट्स देते हुए हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन हम उसमें इन्वेस्ट करते हुए हमारी जान जाती है। तो ये जो डर खौफ है ना, और इसमें क्या वो है कि अगर आपकी इनकम लाख रुपया है और आप 5,000 रुपया या 10,000 रुपया सेव करते हैं, तो आप अपनी इनकम से सेव करके अगर आप उसको इन्वेस्ट करें और ऑब्जेक्टिव आपका ये हो कि आपने 5 साल 10 साल बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, जो कि लगता है कि बच्चे की पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी, बच्चे की तालीम नहीं के मैं दे सकता, एजुकेशन में कैसे करूँगा, शादी कैसे होगी, उसको आप 5 से 10 साल के ऊपर प्लान कर सकते हैं। रोड मैप थोड़ा लंबा है, लेकिन इस पटरी पे जितना जल्दी आ जाए आप थोड़े से स्टार्ट करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखें। हमेशा आप देखेंगे 5 साल के फिगर पे देखेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न नज़र आ रहा होगा। जब मैंने 2019 में ये 18 में स्टार्ट किया तो मुझे लगता है मैं बहुत लेट हो गया था। आज मैं देखता हूँ तो मेरा रिटर्न एक्सपोनेंशियल है, हालांकि 5 साल हुए हैं मुझे सही तरह इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हुए। आज जो बंदा स्टार्ट कर रहा है उसको लग रहा है ये पीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी मार्केट में, डिप ही करना, और नज़र नहीं आ रहा है डिप करना। लेकिन ये डिप्स मैंने बहुत देखी हैं। कोविड हुआ, डिप आई, इमरान खान की गवर्नमेंट की डिप आई, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई, डिप आई, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो डिप आई, इलेक्शन आगे मुलतवी हो गए तो डिप आई, आईएमएफ नहीं आ रहा, बिल्कुल आईएमएफ से हम साइन नहीं करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट होने वाले एज ए कंट्री, डिप आ गई। फिर नई इलेक्शन आ गया, फिर कोई प्रोटेस्ट आ गया तो डिप आ गई। तो ये डिप्स बहुत देखी हुई हैं। और आई थिंक देखिए 2 चीज़ें हैं, एक थ्योरेटिकली मेरी वीडियो से देखेंगे, मैं तो हमेशा 20 साल पहले कहूँगा तो आपको हमेशा लगेगा कितना आसान काम है, लेकिन जो चीज़ हम लोग मिस कर देते हैं वो 20 साल है। इन्वेस्टमेंट तो मिस नहीं करते, इन्वेस्टमेंट तो सब स्टार्ट करके बैठे हैं। पिछले महीने में 23,000 लोगों ने अकाउंट खोले, लेकिन वो पहले महीने में लड़खड़ा गए, क्योंकि 190 से आप 150 पे आ गए। फिर ऑटोमेटिकली यूएस ईरान का मसला हो गया, फिर 10,000 की डिप, 10% की डिप आ गई। सो आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, और अगर आप पहले उसमें ही झटके में आ जाते हैं कि यार ये नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं जाती है, तो आई थिंक वो जो प्रॉब्लम है ना, वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं है, वो आपकी एजुकेशन के साथ है। कि कहीं ना कहीं आपको लगता था ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये शॉर्ट टर्म जो है ये ज़ीरो पे भी चला जाएगा। और आई थिंक मैं अगेन अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अकाउंट खोला, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने शायद दुआ के वो किया, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी, एजुकेट करने की, कि फ्यूचर में आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करी। अब फ्यूचर में लोगों को कब समझ आएगी, जब स्टॉक मार्केट फिर ऊपर जाएगी। जब फिर 190 पे जाएगा तो वही बंदा जिसने 150 पे एग्जिट किया वो अगेन एक नई एनर्जी के साथ आएगा, मेरे से गलती हो गई थी, 190 पे मुझे 150 पे नहीं जाना चाहिए था, मैं दोबारा एंटर होगा। और फिर कोई करेक्शन आएगी और फिर उसको लगेगा यार पहले मैंने सही किया था, बंद किया था। और मुझे लगता है कि जितना आप इन्वेस्टेड आएंगे वो बेहतरीन तरीका है आपको सीखने का। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख थे तो 10 लाख की जगह 1 लाख इन्वेस्ट कर दें, और अपने आप की साइकी को देखें कि आप कैसा अच्छा उसको मेंटेन कर रहे हैं। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, एब्जॉर्ब द रिस्क ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ करेक्शंस, देन आई थिंक यू आर इन द राइट माइंड सेट। लेकिन बहुत मुश्किल काम है कि काम बंदे के लिए जो स्टार्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली उसको पहला आते ही महीने में करेक्शन नज़र आ जाए, देन ही विल थिंक यार ये टॉप ही था जहाँ पे मैंने पकड़े हैं और अब इससे नीचे जाएंगे। अगर आप हमारा बुल्स एलबीएस की देखें जो वीकली हम कर रहे होते हैं, हम फंडामेंटली चीज़ें देख रहे हैं सब सही जा रही हैं,
फिर हम बता भी रहे होते हैं यार ये करेक्शन जो है जो आ रही है, कोई सेल कर रहा है या कोई यूएस ईरान का मसला हो गया, उसकी वजह से जो करेक्शन आई है वो उसको आपको घबराना नहीं चाहिए। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जो चीज़ें आपको एक 90 पे अच्छी लग रही थी, एक 50 को तो और अच्छी लगनी चाहिए। और देखिए कितना बड़ा अलमी है हमारा कि हम जब कोई चीज़ लेने जाते हैं 100 रुपये के आलू एक दिन हमें अच्छे लग रहे होंगे, 50 तो शायद अगले दिन हम 2 किलो ले लें, क्योंकि 100 के हमें कल मिले थे, आज आधे पे मिल पे। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जब हमें सेल नज़र आती है तो हम ज़्यादा चीज़ें लेकर आते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत डिफरेंट चीज़ है। स्टॉक मार्केट की जब सेल लगती है लोग बाय भाग रहे होते हैं, ज़्यादा दिन के अंदर आ रहे हैं। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से समझाएं। जब तक आप इसको प्रॉपर माइंडसेट को एजुकेशन के थ्रू अपने आप को समझाएंगे नहीं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप भी करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन सच सॉर्ट ऑफ मार्केट। टोटली एग्री कि इन्वेस्टिंग माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर सरमाया बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है माशाल्लाह। सो टॉकिंग अबाउट ये जो आपने इसके ऊपर बात की है, डर खौफ की फ़ज़ा है और इसके साथ जो भी मार्केट्स के ऊपर चलते हैं, तो ये जो करेक्शन आई है 189 या 188 के से एकदम धचका लगा 151 के पे आए, 20% तक इवन करेक्शन बनी। तो ये क्या कोई, जैसे एक नया बंदा आपने बताया मार्केट में आया अभी पिछले महीने में या 2 महीने में, उसने इन्वेस्ट किया, उसको सारा अपने सारे स्टॉक्स लॉस में नज़र आ रहे हैं, तो क्या उसका जो फियर है वो जस्टिफाइड है? इज़ दिस टेम्पररी पीरियड जिसमें करेक्शन आएगी और रिकवरी वी शेप नज़र आएगी, या ये कोई बड़ा स्ट्रक्चरल कोलैप्स है जिसकी वजह से लोग घबरा गए? आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, इससे पीछे अगर आप थोड़ा चले जाए ना 2023 तक देखते हैं। 2023 में हम देखें तो हम 50,000 को कभी क्रॉस ही नहीं किया। फिर हम पीछे जाते हैं तो 2017 देखते हैं कि हम 54,000 पे थे, और हमेशा हम रेफरेंस क्या देते थे कि हम ऑल टाइम हाई के ऊपर थे 2017 के अंदर, और हम 2023 के अंदर 40-50 हज़ार को भी क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, बाय द टाइम 50 हज़ार को हमने क्रॉस किया ना 23 के बाद, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने कहा ये बबल है, बस्ट होएगा, मस्ट होएगा। 50 पे 60 पे अभी बस्ट होगा, 70 पे आ गया अभी बस्ट होगा। करते 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 आप ये देखें कि पिछले 2-2.5 साल में आप 50,000 से 190,000 पे आए हैं। ठीक है, आपने 2023 में भी यू आर वन ऑफ द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, 2024 में भी यू आर द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, 2025 में 51% के साथ दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर थे। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आप टॉप के ऊपर थे। अजब आप उसको पीछे भी देखेंगे, ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारी अर्निंग्स बढ़ रही थी कंपनीज़ की, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस नहीं बढ़ रही थी, इंडेक्स नहीं बढ़ रहा था। सो हम अगर उसको कोरिलेट करते हैं कि जहाँ पे बिजनेसेस मुनाफा कर रही थी, लेकिन वो बिजनेसेस का मुनाफा जो था वो शेयर की प्राइस में ट्रांसलेट नहीं हुआ था। और जब हमारे पास आईएमएफ का एक आया जिसके ऊपर आईएमएफ ने कहा जी कि कंट्री डिफॉल्ट ही होगा, ऑल ऑफ ए सडन सब इन्वेस्टर को एक सिग्नल मिला कि थिंग्स विल गेट इनटू द राइट डायरेक्शन। उससे क्या हो गया, ऑल ऑफ ए सडन हमने देखा स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट होगी। अच्छा, अब ये 2.5 साल बाद की करेक्शन से पहले भी करेक्शन आई हैं। अगर आपको याद हो पिछले साल पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी, इसी तरह हमने देखा था 10-13-14% की करेक्शन थी। फिर उसके 2-3-4 हफ्ते बाद यूएस ईरान का मसला हुआ था, उस वक्त भी हमने 5-6% की करेक्शन दी थी। ठीक है, अभी के टाइम पे अगर आप पीछे देखें कोई ऐसी हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की एज ए कंट्री। यानी आप कंपनीज़ को भी देखेंगे, अगर कंट्री को भी देखेंगे, इन्फ्लेशन रेट अभी में हमने 10.5% पे रखा है, हालांकि कोर इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं 5%, 6% पे जा रही है। ये जो मार्केट इंक्रीज हुई है ना, इसमें एक ही रीज़न था कि 2023 से पहले कंपनीज अच्छी थी, गवर्नमेंट वीक थी। गवर्नमेंट वीक थी तो इन्वेस्टर को लगता था ये मुल्क आजकल डिफ़ॉल्ट होने लगेगा। हालांकि यही कंपनियां, मुझे याद है कि 5 रुपये का हमारे मीज़ान बैंक डिविडेंड देता था, उस दिन 4% स्टॉक की प्राइस नीचे खुलती थी। तो हमें समझ नहीं आती थी कि यार 60 रुपये की कंपनी 55 पे क्यों आ गई है, ये तो 5 रुपये का डिविडेंड 10-11% की डिविडेंड डील आपको मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इन्वेस्टर जो था ना, गवर्नमेंट को देख रहा था कि गवर्नमेंट वीक है, गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट होने दिया। बाय द टाइम गवर्नमेंट ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, वो क्या कर रही थी, वो यही कर रही थी कि यार आपका बिजली का बिल 6,000 क्यों आ रहा है, चले जी कोई सब्सिडी नहीं है, सब कुछ अवाम पे डाले। अब आएगा आपका बिल 60,000 रुपये। आपका गैस का बिल 200 रुपये आता था, अब आपका बिल आएगा 8,000 रुपये। आपके पेट्रोल जो था आप 150 रुपये की सब्सिडी पे चल रहे थे, अब आपका पेट्रोल का बिल 250 रुपया, 300 रुपया इस तरह से आएगा। ठीक है, आपके सराउंडिंग में चीज़ें बढ़ना स्टार्ट होगी, आपकी गवर्नमेंट वीक से स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट होगी, क्योंकि जितनी भी सब्सिडीज़ के थ्रू आपकी लीकेजेस थी गवर्नमेंट की, वो उन्होंने, और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि गवर्नमेंट की अभी भी आप देखें रिजर्व्स काफ़ी बेहतर हो गया। ठीक है, अब ये जो मार्केट परफॉर्म कर रही है ये गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग होने पे कर रही है, और गवर्नमेंट क्योंकि आईएमएफ के उसके अंदर है,
तो अभी भी गवर्नमेंट बड़ा आराम से पंप एंड डंप वाली जो स्कीम पास हुई थी उससे बच के वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट बाकी इन्फ्लेशन की वजह से साथ पे करते हैं तो डिमांड एकदम बढ़ेगी, जैसे फिर हमारे इंपोर्ट लेड चीज़ बढ़ेगी, फिर उसकी वजह से डॉलर हमारा भी डेप्रिशिएट होगा, फिर वो ट्रांसलेट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर, फिर इनको इंटरेस्ट रेट ऊपर करने पड़ेगी। सो इन्होंने भी डॉलर के रेट को अगर आप इसे 3 साल में 280 भी रखा हुआ है ताकि एक्सपोर्टर भी खुश रहे, इम्पोर्टर का भी मसला ना हो और इकॉनमी भी चलती रहे और इन्फ्लेशन रेट इम्पैक्ट ना हो। अभी के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने तो इंटरेस्ट रेट भी इनकी डिक्रीज़ नहीं किए। अभी आपने खबर सुनी थी 2-3 हफ्ते पहले जहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए जो है लोन जो है वो 4.5% पे कर दिया, रीफाइनेंस की जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है। आपकी जो इंडस्ट्री की डिमांड थी कि भाई आपकी कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ऊपर है, उसको रिड्यूस कर दिया है। कंज्यूमर बेचारा दे रहा है, इंडस्ट्री नहीं दे रही है। ये तो सब पॉजिटिव चीज़ें थी। अब इन पॉजिटिव चीज़ें के बावजूद अगर करेक्शन आ रही है अगेन, उसमें एक जो सुनने को मिलता है वो यही है कि T+1 की वजह से लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया क्योंकि उसमें कुछ लोगों का फ़ायदा था, ठीक है। लेकिन मकसद ये बताने का है कि मेरे ख्याल में फंडामेंटली इस वक्त मुल्क पिछले 2 साल से बेहतर कंडीशन पे है। कंपनीज़ में ग्रोथ अभी इसीलिए नहीं आई है क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं हुआ। आपने अगर ग्रोथ करनी है आपको टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री के लिए भी, बंदों के लिए भी। वो जो चीज़ें हैं वो IMF के उसके अंदर करना बड़ा मुश्किल काम। सो एक अच्छी चीज़ जो इस पूरे एपिसोड में हुई है वो यही है कि IMF के अंदर आप बड़े डिसिप्लिन है एज ए कंट्री, और उसका इम्पैक्ट या उसका फ़ायदा अभी हमें थोड़ा ये भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि आपने रिजर्व अपने इतने बेहतर किए हुए हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर जो शॉक्स हैं, जिस तरह US और ईरान की वॉर अभी चल रही है, अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ रिजर्व्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में आम बंदा जो कि अभी इन्वेस्ट कर रहा है वो कंपनीज़ को देखे, वो इंडेक्स को ना देखे। कंपनीज़ की अर्निंग बेहतर हो रही है तो आपको उसको बाय करना चाहिए। सिर्फ कंपनी की प्राइस नीचे जा रही है तो ये वही क्राइटेरिया है आपको एग्जिट लेने का। सो हमेशा आप अर्निंग्स को देखें, इंडेक्स, कंट्रीज़, स्टॉक मार्केट ना बड़ा मुश्किल काम है इन्वेस्ट करना। देखिए काम अभी आप भी इतना बिजनेस कर रहे हैं, मे बी US ईरान का इम्पैक्ट आप पे नहीं, आप तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है तो हमने 10% का डिक्रीज़ देखा। एक आम बंदा जो अपना बिजनेस कर रहा है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसके तो सारे एम्प्लॉइज़ काम करने आए हैं नॉर्मल बिजनेस करने। लेकिन अगर उसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया एकदम हमने देखा जी उसमें डिक्रीज़ आया, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में ना ये सारी चीज़ें टिक होना बहुत ज़रूरी है कि कंट्री भी सही चल रहा हो, इन्फ्लेशन भी सही हो, ग्लोबल हालात भी ठीक हो और फिर कंपनी की अर्निंग भी सही हो, देन इट विल गो इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पर ही गेम है, वॉलेटिलिटी कैन बी योर एनिमी एंड कैन बी योर फ्रेंड। इसी वॉलेटिलिटी से आप घबराते हैं, एक्सीडेंट लेकर लॉस बुक करके चले जाए, या इसी वॉलेटिलिटी को आप एज एन अपॉर्चुनिटी समझें और उसमें आप बाय कर दें। वही कंपनी जो कि शायद आपको 200 रुपये भी महंगी लग रही थी लेकिन आपको शायद सस्ती भी लग रही थी, आप बाय कर रहे थे, आज 120 पे आपको उसको बाय करते हुए 2 दफ़ा सोचना पड़ता है। और मैं वही बात करूँगा कि सेल जब मार्केट में लगती है तो लोग उसको फियर में ज़्यादा आ जाते हैं। सेल जब आपकी टॉप के ऊपर होती है तो लोग उसमें बड़ा इजीली उस पर जाकर उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा ना लोगों को इन्वायरमेंट, कंपनीज़ और इसकी समझ आनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव बेस रखें। अगेन हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपने बैरियर का प्रोडक्ट सेल करके करना है। 5 to 10% ऑफ योर इनकम जो भी है उसको पैसे में आप बिल्ड करते रहें। जो चीज़ आपको 200 पे, फॉर एग्जांपल 200 का एक शेयर था तो एक शेयर मिला है तो 100 पे आपको 2 शेयर मिलेगी, तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी। तो कल को फिर अगर वो 200 पे चलेगी तो आपका जितनी नीचे की क्वांटिटी पे बाय किया हुआ वो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको घबराना चाहिए इस टाइम के ऊपर। ये नॉर्मल करेक्शन है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन या बुलिश को आती रहती है, वो आपको भी मिलेगी। गुड। सो बेसिकली अगर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें कि जो नंबर पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन आया था लाइक 27 फरवरी को ड्रॉप हुआ था, उसका ताल्लुक है जो ये हमने पहला आपने बात कवर की कि उसमें जो पॉलिटिकल एसेस नहीं था एंगल, उसमें एंगल यही था कि जो लोगों को थोड़ा सा फील हो रहा था, एक करेक्शन एंटिसिपेटेड फील, वो सेलिंग कर रहे थे, अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे थे। लेकिन ये जो 168 के से गिरा है 151 के भाई, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ जो पॉलिटिकल जो US ईरान वॉर है। अब US ईरान वॉर की जो सिचुएशन है वो तो अभी भी अनसर्टन है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल है हमने मार्केट का बॉटम हिट कर रही है इस करेक्शन का, या इसमें अभी भी मजीद डिप आ सकता है? अच्छा, इसके 2 इम्प्लीकेशन है मुल्क के ऊपर। एक हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी 10 से 15% ऊपर चली गई है। उसका इम्पैक्ट क्या है कि आपका 1/3 जो इंपोर्ट का बिल है वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि अगर ऑयल यहाँ से 1/3 ऑफ द इंपोर्ट बिल डॉलर बेस है तो आपका फिजिकल साइड पे मसले होंगे, आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट पहले ही कम है, तो वो डिफरेंस आप वहाँ पे देखेंगे। दूसरी इम्प्लीकेशन है कि
इस पूरे सिनेरियो के अंदर ना हमने इतने बंदे मुल्क से बाहर भेजे हैं कि वो एक किस्म का एसेट बन गया है कि आपको जितनी बाहर से रेमिटेंस आ रही है, वो रेमिटेंस का मकसद क्या है कि आई थिंक 40-45 बिलियन के ऊपर आपको रेमिटेंस मिल रही है और इतनी ही फिगर आपकी एक्सपोर्ट की है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो टॉप के कंट्रीज़ हैं ना, ये मिडिल ईस्ट से आ रही है। तो हमें प्रॉब्लम ये है, अगर ये वॉर जो है वो एक्सटेंड होती है और इम्पैक्ट इसका मिडिल ईस्ट पे जितना हम देख रहे हैं वो भी इसके उसमें आ चुका है, तो उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे लिए कि हमेशा रेमिटेंस आना भी कम हो जाए। इसका मतलब है यहाँ पे इम्पोर्ट का बिल बढ़ता जाएगा, रेमिटेंस आना कम होगी, इन्फ्लेशन के ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा है, मे भी हमारा डॉलर भी वीक होने के चांसेस बन जाए अगर ये सिनेरियो बिल्डअप होता है। तो ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से। लेकिन अगेन दूसरी साइड पे मैं अगेन कहूँगा, जब आपका इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर ही अपॉर्चुनिटी भी होती है। अपॉर्चुनिटी ये अगर फॉर एग्जाम्पल ऑयल ऊपर जाता है तो यही PPL OGDCL के मार्जिन बेहतर होती, आपको इनकी प्राइसेस ऊपर नज़र आएंगी, ठीक है। यही अगर डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो यही सिस्टम्स ऐसी कंपनियाँ जो IT बेस्ड हैं, जो कि इनका डॉलर बेस्ड इनकम है, वो आप देखेंगे उनके इनकम ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। अब शॉर्ट टर्म के ऊपर दोनों चीज़ें नीचे जा रही है, तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है जिस पे आप थोड़ा सा अपना प्रोज एंड कॉन्स देख लो, कॉन्स के ऊपर आप ये देखोगे यार ये किस कंपनी के लिए फिर भी अपॉर्चुनिटी है, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर। सो मकसद ये बताने का है जहाँ पे हमें हमारी अभी भी प्राइस टू अर्निंग जो है वो 7 से कम पे आ गई है। जब हम 2017 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन डॉलर में 100 बिलियन था, आज फिर हम 60 बिलियन से नीचे आ गए। तो हमारे पास तो डॉलर के टर्म्स में 40% की गुंजाइश अवेलेबल है। हम तो अगर आप उस इंडेक्स के ऊपर देखें तो यहाँ पे अगर 50% ऊपर जाएंगे तो कहीं आप प्राइस टू अर्निंग उस लेवल पे आएंगे जो कि 2017 के अंदर था। सो मुझे लगता है कि रादर दैट पीपल वेटिंग फॉर द करेक्शन, वो एक पीटर लिंच का मशहूर है कि पीपल यू लूज लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द करेक्शन देन इन द करेक्शन। तो यू नीड टू बी इन्वेस्टेड। आप ये नहीं कर सकते कि 190 पे मैंने लिया तो चलो मैं निकल जाता हूँ क्योंकि 130 पे चला जाएगा तो 130 पे ठीक है। उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस वो कोई करता नहीं है, वो बड़ी एडवांस टेक्निक्स है जो आपको सिखा सकती है आपने क्या करना है। अगर आपके पास नॉलेज इतना नहीं है तो आप सिर्फ यूनि डायरेक्शन लेकर भी चलें कि एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करें जिसके फाइनेंशियल्स, कंपनी, बिजनेस का आपको अंडरस्टैंडिंग हो, और उसी कंपनी का फिर आप सारी देखते रहें कि जब वो आपको नीचे के रेट पे मिल रही है आप उसको एक्यूमुलेट करें। ये तो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो चीज़ आपको ऊपर मिल रही थी अब आपको ज़्यादा क्वांटिटी पे नीचे मिले। सिर्फ रहते थे चुप करके। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप समझते हैं कि इस वक्त फोकस करना चाहिए इन दिस करंट सिनेरियो? अली भाई, जितना चीज़ें होगी है ना, तो मैं तो आप रिकमेंड नहीं करता लोगों को डायरेक्टली, और मैं काफ़ी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ। आई थिंक अगर आपके पास पहले तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। हमें देख लिया है इस पूरी एपिसोड के बाद भी कि जो लोग पैसे को अहमियत दे रहे थे वो उससे ज़्यादा लॉस कर बैठे हैं, जो उनको लगता था अपने ऊपर इन्वेस्ट करके वो बहुत ही मिस्टेक कर लिया। सेकेंडली चीज़, म्यूचुअल फंड आई थिंक इज़ एन एवेन्यू जो कि लोगों को पहले करना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे रहा हूँ कि कोई ज़्यादातर लोग हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, पेंशन फंड कितना बड़ा एवेन्यू है जिसको कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा। हम लोग टैक्सेस ज़्यादा दे रहे होते हैं, हम लोगों को ये नहीं पता कि आज मैंने एक न्यूज़ ये भी देखा था कि IMF ने बड़ी सख्ती से मना किया कि आपने टैक्सेस कम नहीं करने हैं, खासतौर पर सैलरी एम्प्लॉयड के नहीं कम करने हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा? आपके पास सब आपके जो अपने हाथ में है वो पेंशन फंड है। सो अगर आप सैलरी नहीं हो और अगर आप 10% ऑफ योर सैलरी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो पेंशन फंड में इन्वेस्ट करें। पेंशन फंड से आपको रीबेट मिलेगी, उस रीबेट से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपके टैक्सेस कम कटेंगे, वो सॉर्ट ऑफ आप प्रॉफिट ही समझें। अगर आप चले पेंशन फंड को नहीं करते तो म्यूचुअल फंड इज़ अनदर वे। मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये यूट्यूब पे एक ये बनाई थी जहाँ पे मैंने ये बताया था कि यार आप अपने आप को पहले कैरेक्टराइज करें कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं। मैंने उसमें डिफेंसिव स्ट्रेटजी बनाई थी कि आप 25% लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टेड रहें, 75% लो रिस्क में रहें अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको समझ आ जाए डायनामिक्स हैं। फिर मैंने एक बैलेंस स्ट्रेटजी बनाई थी कि आपने 50% स्टॉक मार्केट में, वो आपका हाई रिस्क म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या स्टॉक मार्केट डायरेक्टली भी हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो इट्स मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, और 50% लो रिस्क में आप इन्वेस्ट करें। अब जब इस सिनेरियो को देखें जो अभी हुआ है कि आपकी मार्केट 30% डाउन हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपके जो 50% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड थे वो 35% पे आ गए हैं, 50% माइंड पे इंटैक्ट है। अब इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या करना चाहिए? लोग नॉर्मली 100% स्टॉक में चले जाते हैं, फिर उनके पास पैसे होते नहीं है या उन्होंने दाव पे लिए होते हैं, फिर वो सेल करके लॉसेज में निकल रहे होते हैं। बैलेंस स्ट्रेटजी के अंदर आप 35 और 50 पे ना, तो हम उसको रीबैलेंस कर रहे हैं 50-50। मे बी आपको 10% लो रेस से हाई रेस में करके दोबारा उसको 45 या 50-50 कर दो। तो जब भी डिप आती रहेगी यू जस्ट रीबैलेंस लो रेस के जो प्रॉफिट, और लो रेस भी आपका ग्रो हो रहा है 10% सालाना डे पर,
तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द न्यू पीपल कि जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 50% लो रिस्क में रखें, 50% हाई रिस्क में रखें। और आपने घबराना ये नहीं है कि हाई रिस्क कितना नीचे चला गया है। इफ़ यू थिंक कि 30% नीचे चला गया, जिसका भी चला गया, देन इट मीन्स कि आपकी जो रिमेनिंग 50% है आप उसको रीयूज़ कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को और इसको जो इंक्रीज़ करके। और आखिर में मैंने एक एग्रेसिव बताया था कि आप 75% हाई रिस्क में चले जाएँ, 25% लो रिस्क में चले जाएँ, तब भी आपके पास 25% का बफर अवेलेबल है। आज जैसी सिचुएशन में आपको वो 25% डिप्लॉय करना चाहिए हाई रिस्क के अंदर, ताकि आपका रिटर्न जब होपफुली ऊपर आए तो वही जो लो रिस्क हाई रिस्क की जो कॉम्बिनेशन से आपका प्रॉफिट था उसने हिट भी कम दिया होगा और रिटर्न भी आप मैक्सिमाइज करके देगा। सो आई थिंक कि स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एंड यूज़र। स्टॉक मार्केट से बेहतर है म्यूचुअल फंड पे रहें और म्यूचुअल फंड पे के स्ट्रेटजी अप्लाई करें, सबका भला करेगा था। एक्सलेंट। और जो अदर एसेट क्लासेस है जैसे गोल्ड है, जब भी अनसर्टेनिटी होती है दुनिया में तो गोल्ड ऊपर जाता है, तो गोल्ड को आप कैसे देख रहे हैं 2026 में और ऑनवर्ड्स? गोल्ड का जो इम्प्लीकेशन जो इसकी है वो यूएस के साथ है। और मैं रे डैलियो को सुन रहा था, उसमें भी वो ये कहता था कि मुल्क में जब डेट अपने लेवल से ऊपर चला जाता है, अनसस्टेनेबल लेवल पे जाता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं मुल्क में और हम दुनिया में हम उसको देख भी रहे हैं। जंग वॉज वन ऑफ द थिंग जो हो रहा है। आई थिंक यूएस के अंदर 120% से ज़्यादा का डेट टू जीडीपी का रेशो हो गया। यानी अगर वो 100 रुपया कमा रहे थे तो उन्होंने 130 रुपया वापस करना है डेट के ऊपर। उनकी भी डेट सर्विसिंग जो पिछले साल थी 25 से 30%, वो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट को वही चली गई। तो यूएस का डॉलर वीक हो रहा है। जो डॉलर वीक हो रहा है तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने यूएस की इकॉनमी में उनके बॉन्ड्स में लिया था, वो उसको सेल कर रहे हैं और वो गोल्ड बाय कर रही है। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा हम देख रहे हैं, डॉलर एक ग्लोबल एक करेंसी हो गई है, जैसे हमका आपकी ट्रेड डॉलर रहती है, हम भी डॉलर भी देख रहे होते हैं। डॉलर 80 का डॉलर हो गया आज ऑयल बैरल। सो जब भी इस तरह की करेंसीज में मॉनेटरी टर्म्स पे कोई शेकअप होता है तो आपका गोल्ड हमेशा ऊपर आता है। और गोल्ड अभी के टाइम पे हमेशा हर बंदे को 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह अभी वॉर टाइप की सिचुएशन होगी, कल को अगर डॉलर पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया, अब आप एक तरह देखें कि हम हमेशा पाकिस्तान में, क्योंकि डॉलर को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और लोग इसको एज एन एसेट क्लास रखते हैं। पिछले 3 साल में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $1000 था, उसकी वैल्यू 3.25 लाख रुपये थी। 3 साल बाद आज भी 3.25 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि डॉलर तो उसी जगह पे रहा है, लेकिन आपको पता है कि डॉलर पिछले 3 साल में 15 से 20% अपनी वैल्यू खो बैठे। इसका मतलब है कि ग्लोबल तरीके से अगर आप उसको स्विस शेफ के साथ देखेंगे, वो ऊपर चला गया, डॉलर नीचे आ गया। लेकिन हमारी करेंसी में हम इसको बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमारा भी 3.25 लाख रुपया या $1000 की वही वैल्यू है। सो एक्चुअली मुझे लगता है जहाँ पे डॉलर नीचे जा रहा है तो रुपया भी इस तरीके से नीचे जा रहा है, लेकिन हम दोनों क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो हम उसी लेवल पे खड़े हैं। तो मुझे लगता है जो फेल आंसर है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो ख़ास होकर डॉलर में कमा रहे हैं और वो खुश है कि उनके पास डॉलर है, आई थिंक दे नीड टू स्विच टू ईदर गोल्ड और दे नीड टू स्विच टू, जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी बताई, आपको म्यूचुअल फंड पे रखना चाहिए। पाकिस्तान में अगर इवन आपने लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे भी रखा होता तो वही $1000 जो 3.25 लाख है वो शायद 4.25 लाख रुपया बन गया होता। बट पीपल, क्योंकि हिस्टोरिकली हम देखते रहे हैं कि डॉलर 100 से 125, 125 से 45, फिर 180, फिर 250, फिर 250, फिर 350 तक भी लोगों ने लिए। तो लोग अभी भी, और अगेन डॉलर शायद नीचे जा सकता है क्योंकि अब जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग हुई, आपका ऑयल का रेट ऊपर गया, आपकी रेमिटेंस कम आना बंद होगी, तो हम देख सकते हैं शायद डॉलर का रेट भी ऊपर जाए। लेकिन ऑन द सेफर साइड यू नीड टू, पाकिस्तान के लिए ना गोल्ड में डबल एज है। एक तो डॉलर का रेट इंटेक्ट का रेट डॉलर में है, और डॉलर रादर देन हैविंग, तो आपके पास एक एसेट आ गया जो कि बेहतर एसेट है। ऑन टॉप ऑफ इट कि यूएस डॉलर को जो अपने हालात हैं उसकी वजह से गोल्ड की प्राइस खुद भी ऊपर जा रही है। ये 2 साल पहले हम देख रहे थे $1500 की थी, आज हम देख रहे हैं $5000 को क्रॉस कर चुकी है। सो मकसद ये बताने का है कि आपने पोर्टफोलियो पे कभी ये कोशिश नहीं करनी है कि मैंने वो एसेट क्लास लेना है जिसमें मेरा मैक्सिमम रिटर्न हो। आप हमेशा अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं एक बैलेंस तरीके से। बैलेंस तरीके का मतलब है कि अगर यही 20% आपके पास गोल्ड होता, यही 15% आपके पास लो रिस्क म्यूचुअल फंड होता, यही 40% आपने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया होता। सो अभी स्टॉक मार्केट का जो शौक था वो आपको ज़्यादा ना लगता, क्योंकि आपके 2 ऐसे क्लासेस आपको कवर कर रहे हैं। प्रॉब्लम भी आती है कि हमेशा हम एक ऐसी क्लास में जाते हैं, उस एक ऐसे क्लास में एक कंपनी में चले जाते हैं, फिर एक कंपनी जब नीचे आती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया।
सो हमेशा लोगों को जो चाहिए, अगर आपकी इंशाल्लाह इनकम या आपके वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, कोशिश करें कि आपने अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऐसे करनी है कि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि वो ऐसे क्लास है कर रहा है। यू जस्ट नीड टू लुक एट द बिग पिक्चर कि आज स्टॉक मार्केट ने इस महीने 30% का लॉस दिया, तो मुझे 20% का गोल्ड में प्रॉफिट दिया है, 10% का लो रिस्क म्यूचुअल फंड कर रहा था। अच्छा चलो डॉलर भी देखा होता तो वो भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है। सो ये ओवरऑल का रिटर्न मे बी मेरा -2% हो, लेकिन फिर भी मैं रिटर्न्स को उसी तरह से देख रहा हूँ कि हैविंग 100% एक्सपोजर इन द स्टॉक मार्केट इज़ बेटर हैव मल्टीपल डिफरेंट एसेट क्लासेस जहाँ पे आप इन्वेस्टेड हो, ताकि वो एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे हो रिस्क के perspective। एक्सीलेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो। और आपने बात की कि आदमी जो होते हैं ना यूजली वो मैक्सिमाइज़ करने के चक्कर में होते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा है कि जी रातों रात अमीर बनने का रुझान है। तो ये जो कैसे कल्टीवेट किया जा सकता है, ये जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है जिसमें आपको जब धचके लगी तो आप एकदम घबरा के पैनिक में सेलिंग शुरू ना कर दें। जैसे हम बात कर रहे थे कि होता ये है कि जितनी मर्जी आप यूट्यूब पे एजुकेट कर लें उनको, लेकिन जब इन द फेस ऑफ इट जब आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि आपके पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, लॉस बढ़ता जा रहा है, तो अगर यार निकलो बस भागो यहाँ से, दोबारा तौबा कर ली, दोबारा इसको हाथ नहीं लगाना। हाउ डू यू शिफ्ट फ्रॉम दिस माइंडसेट टू अ स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टर माइंडसेट? यही सबसे मुश्किल काम है, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप उतने पैसे से आएँ जिसके ऊपर या नीचे जाने से आपकी गाद की नींद ख़राब ना हो। सिंपल सी क्राइटेरिया। और फिर आप अपना देखें, जब भी आपको डिसीजन करते हैं ख़ासतौर पे इन्वेस्टमेंट पे, तो आप एक स्ट्रक्चर तरीके से आना चाहिए। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ यार वन गो पे नहीं आना चाहिए, आपको 5 to 10% पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगेन आपके पास इतने ज़्यादा एवेन्यूज आप कर सकते हैं। और जब आप करते हैं, हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ना हर ऐसे क्लास के ऊपर एक सिप लगाया हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नेशनल फूड के ऊपर अगर आपने 1,000 रुपया पिछले 20 साल में इन्वेस्ट किया था तो 2,40,000 की इन्वेस्टमेंट थी आपकी। 2,40,000 रुपये आज आप 38 लाख रुपये कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शेयर की प्राइस भी ऊपर गई और उसने डिविडेंड भी दिया। आप सोच सकते हैं कि 1,000 रुपया पर मंथ पिछले 20 साल में आपको 38,000 रुपया बना के दे सकता है। यही चीज़ आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? वही आज 1,000 रुपये के ऊपर मे बी आपको नेशनल फूड 2 शेयर्स भी मिल रहे हो, क्योंकि वो 400 रुपये का हो गया, लेकिन आज से 3 साल पहले वो 80 रुपये का मिल रहा था। तो आपने 1,000 रुपये कर रहे थे तो 120 शेयर मिल रहे थे आपको, ठीक है। अब आपको सोचे 120 शेयर अगर पूरा साथ वो 80 रुपये पे या 100 रुपये पे रहा तो आपको शायद 10 शेयर मिल रहे हो, आज आपको 2 शेयर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपने 3 साल में भी देखेंगे, आपकी एवरेज प्राइस नीचे होगी, आपका रिटर्न ऊपर होगा और आपको उसी तरह मिल रहा होगा। सो मेरे ख्याल में हमेशा लोगों को ना एक स्ट्रेटजी रखनी है कि अगर आपके पास आज लमसम भी 10 लाख पे जाते हैं तो बेहतर है कि आप 1 लाख रुपये से इन्वेस्ट करें। 1 लाख रुपये को लॉन्ग टर्म के लिए देखें। नॉर्मली पाकिस्तान में मैंने देखा है 10 लाख पे 10% का प्रॉफिट, एग्जिट ले लो, 10,000 रुपया बहुत होता है। इससे बेहतर है कि 10 लाख का 1 लाख रुपया अगले 5 साल में आपने इन्वेस्टेड रखा हो, तो 1 लाख रुपये से आप 10 लाख रुपये भी बना सकते हैं। सो जितने मिनिमल कैपिटल से और जितने मैक्सिमम टाइम के लिए आपका टाइम का जो इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन है वो जितना बड़ा होगा, आपका रिटर्न तो वो बड़ा होगा। और प्रोवाइडेड कि आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि अच्छी सॉलिड कंपनी है। मैं देख रहा होता हूँ, मेरे पास आज से 2 साल पहले ऑडिटर्स आए पाकिस्तान मेरे इसमें, सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमने आपकी वेबसाइट से देखा है, हमारा भी सारा ऑफिस इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? सर हमारी सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने हेस्को लिया हुआ है। अब मैं हेस्को लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है ना सर, ये एक टाइम पे 400 रुपये का था, 25 रुपये का चल रहा है। तो मैंने कहा यार भाई आपको इसके फाइनेंशियल्स पता है ये क्या चल रहा है? नहीं आप प्राइस देखें ना कहाँ पे आया हुआ है। एंड द हेस्को देन वेंट टू 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, और अब फिर दोबारा रिवर्सन स्टार्ट हुआ है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये से आप 10 लाख रुपये भी बना सकते हैं। सो जितने मिनिमल कैपिटल से और जितने मैक्सिमम टाइम के लिए आपका टाइम का जो इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन है वो जितना बड़ा होगा, आपका रिटर्न तो वो बड़ा होगा। और प्रोवाइडेड कि आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि अच्छी सॉलिड कंपनी है। मैं देख रहा होता हूँ, मेरे पास आज से 2 साल पहले ऑडिटर्स आए पाकिस्तान में मेरे इसमें, सर आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमने आपकी वेबसाइट से देखा है, हमारा भी सारा ऑफिस इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? सर हमारी सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने हेस्को लिया हुआ है। अब मैं हेस्को लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है ना सर, ये एक टाइम पे 400 रुपये का था, 25 रुपये का चल रहा है। तो मैंने कहा यार भाई आपको इसके फाइनेंशियल्स पता है ये क्या चल रहा है? नहीं आप प्राइस देखें ना कहाँ पे आया हुआ है। एंड द हेस्को देन वेंट टू 20 रुपीज़, 15 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, और अब फिर दोबारा रिवर्सन स्टार्ट हुआ है।
लेकिन बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अगर बुरी कंपनी के ऊपर यही चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा उसके ऊपर। सो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि पहले तो वो चीज़ समझें कि जिसकी समझ आती है आपको, बिज़नेस की समझ है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे अभी मैंने श्रीनाथन गैस का बताया हुआ है, मैं उसका बिल दे रहा हूँ। 2 साल पहले 300-300 रुपया रहता था, अब 12-12 हज़ार रुपये आ रहा है। लेकिन मैं देखूँ पिछले 3 साल से मुसलसल डिविडेंड दी जा रही है। सो मुझे उसमें इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या हो गया कि पिछले 6 महीने का बिल मेरा पिछले डिविडेंड से कवर हो गया। सो मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ, यार ये लोग हमसे चार्जेस ले रहे हैं, हम इसके पार्टी फी ना बन जाए। इनके चार्जेस उन्हीं के पैसे से, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये आप उतना बिल लेते हैं, ठीक है। आप कोई कंपनी उठा लें, अटक पेट्रोलियम को उठा लें। अटक पेट्रोलियम में लोग पेट्रोल स्टेशन खोलना पसंद करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि अटक पेट्रोलियम लेकर वो सारे पेट्रोल स्टेशन की ओनरशिप में हिस्सेदार बचेंगे। हम टीवी हमें देखना अच्छा लगता है, हम के चैनल के शायद हम सब्सक्राइबर होंगे, 10 रुपये का शेयर मिल रहा है आजकल, उसके ओनर बनने में हमें तकलीफ हो रही है कि पता नहीं वो क्या चीज़ हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में जब तक ओनरशिप को आप खुद ओन ना करें, उसके प्रोडक्ट की यूज़र आप ना बने और उस प्रोडक्ट से आप मुस्तफ़ीद ना हो रहे हो, बड़ा मुश्किल काम है आपका उससे कनेक्शन बिल्ड करना। जब आप कनेक्शन बिल्ड कर दें और जब आपको समझ आ जाए और जब आपको साल 2-3 साल में जब एक चीज़ आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ वन ऑफ योर हैबिट्स एज वेल, कि आपने सैलरी में से 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, बच्चों के लिए करने हैं। कोशिश करें कि बच्चों के लिए करने हैं, तो बच्चों ने तो 10 साल बाद एजुकेशन के लिए जाना, तो ये छोटी सी करेक्शन था, उनके बच्चों की एजुकेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। सो मेरे ख्याल में माइंडसेट बनाने के लिए आप लोग ये पॉडकास्ट भी सुनेंगे, इन्वेस्टेड नहीं होंगे, वो तारीफ़ भी कर लेंगे, लेकिन वो लोग जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस पॉडकास्ट के बाद सेल नहीं करेंगे या बाय करेंगे, वो ये चीज़ समझ आएंगे कि यार ये चीज़ इस तरह नहीं बल्कि इस तरह करनी होती है। और वो जो प्रैक्टिकल चीज़ है, एक्शन जब तक आप नहीं लेते, वो तब तक आपको समझने पे भी उसका फ़ायदा नहीं होता। जब आप एक्सेल लेना स्टार्ट करते हैं, अकाउंट ओपन कर दिया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, पहला क्रैश आ गया, मे बी लॉस बुक कर दिया, नहीं सही कर, फिर ये इन्वेस्टमेंट की, देखा प्रॉफिट हुआ, फिर कंसिस्टेंटली करते रहे, फिर अगले क्रैश पे आपने पिछले से सीखा हुआ था कि यार वो भी हुआ था तो घबराना नहीं है, फिर नीचे जाएगी तो फिर ऊपर भी जाएगी। और ये पिछले 5 साल में होता हुआ है। स्टॉक मार्केट एक लाइन में नहीं जाती है, ऊपर जाती है, थोड़ी करेक्शन होती है, फिर ऊपर जाती है। तो अभी जिस हालात में बैठे हैं, हमारा नहीं ख्याल कि ये अभी टॉप है कहीं पे। मुझे जो चीज़ आपकी अच्छी लगी है वो ये है कि यू लेट द मनी वर्क फॉर यू। जैसा कहा जाता है, देयर आर बुक्स लाइक साइकोलॉजी ऑफ मनी जो माइंडसेट वैल्यू करने में हेल्प कर सकती हैं, और आई थिंक यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट, जहाँ पे आप कंपनी के डिविडेंड से ही अपना जो बिल है वो पे कर रहे हैं, जो हर बंदे के कुछ लगे होते हैं, जिसे कहते हैं ना, बाल्टी हो तो उसके नीचे सुराख हुए होते हैं जिस पे आपके एक्सपेंसेस जा रहे होते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनको कट बैक कर सकते हैं, सुराखों को बंद करेंगे, तो यू आर मेकिंग योर मनी लास्ट लॉन्गर पूरे महीने में। एक चीज़ मुझे आपकी और पसंद आई थी, आई वुड लाइक यू टू एलेबोरेट एंड एक्सप्लेन फॉर द ऑडियंस कि वो कैसे कर सकते हैं। कि आपने गाड़ी का बताया था, आपने कहा जी मैंने टैंक बुक किया है साजगार की। मैं उससे पहले ना मैं टू बी ऑनेस्ट, हम पिछले 5-6 साल से प्लेटफॉर्म पे बड़ा ओपनली जो हम कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंटली लोगों को बता रहे हैं, इवन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि मेरी टॉप 5 होल्डिंग की कंपनीज़ का डाटा मैंने शेयर किया हुआ लोगों के साथ कि यार मैं ये कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, और उस पर फिर मैं समझता हूँ कि मसला पाकिस्तान में कुछ और है। मतलब कि 4 गुना आपकी मार्केट का रिटर्न है, यानी 50,000 से अगर 3 गुना भी कर लिया आप 190 तक गए, और आपके नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर अभी जाके शायद 5 लाख को आपने क्रॉस किया। हम 25 करोड़ की आवाम हैं और हम खुश हो रहे हैं, सब बैंड बजा रहे हैं कि हमने 5 लाख इन्वेस्टर क्रॉस किया। आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ, कि हम इतना बड़ा मुल्क है और इतने थोड़े से इन्वेस्टर हैं, ठीक है। जब मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखता हूँ तो मैं इसके पीछे जाता हूँ। मेरे ख्याल में लोगों के पास दूसरा मसला है। मैं जैज़ कैश और इजी पैसा की रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ 2.5 लाख लोग डेली बेसिस पे लोन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका है कि उनके पास अपनी जमा पूंजी, अपने खराजात को पूरी करने के लिए इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने खराजात। आप सोचें कि वो उन लोगों से लोन ले रहे हैं जो कि 40% APR के ऊपर, 40 भी मैं कम कह रहा हूँ, अगर आप उसको वीकली बेसिस पे देखें तो आप 100-200% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अगर आपसे 1,000 रुपया आपके पास नहीं तो और आपने लोन लेकर पूरा किया 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपये की बजाय जब आप 1,200 रुपया देंगे तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे आप एक और लोन लेंगे, फिर आप एक और। तो एक डेट ट्रैप जहाँ पे मुल्क है वहाँ पे इंडिविजुअल भी है। तो फिर मुझे समझ आती है कि प्रॉब्लम आपकी इन्वेस्टमेंट का नहीं है, सेविंग का प्रॉब्लम है। तो वो जो हमने ऐप बनाई है ना, knowyourexpenses.com, वो उसी प्रॉब्लम पे बनाई है कि यार हमेशा हमें अपने जो अखराजात हैं
वो पहले हमारा फार्मूला क्या होता है सेविंग का, कि हमारी इनकम आई, पहले हम दबा के खर्चा करेंगे, अगर बच गया तो बच गया, अदरवाइज़ मेरी भरपूर कोशिश है कि ₹1,00,000 तो मेरा एक्सपेंस होना चाहिए, क्योंकि लाख की इनकम है मेरी। बड़े बड़े जो मुल्क हैं, रिच डैड पुअर डैड में भी यही बताया जाता है कि यार आपने क्या करना है कि अपनी सेविंग को पहले सही पकड़। इसका मतलब ये कि मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मैंने 10,000 रुपये सेव करने हैं, तो मैं ₹1,00,000 आते ही पहले 10,000 सेव करूँ और फिर 90,000 रुपये को मैं करूँ। 90,000 रुपये को बेशक मैं खाऊँ पीऊँ जो मर्जी करूँ, वो मेरा एक्सपेंस है, मैं इसी तरह करूँगा, मैं अदर वे राउंड वेट ना करूँ, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान में, कि हमारी इनकम के ऊपर, और अगेन जिस तरह की महंगाई है, और अगर आज हम अपने पैसे सेव नहीं कर पाते हैं तो ये उससे बड़ा रेड फ्लैग है हमारे लिए। ये हमारी इनकम इतनी कम है कि हम अपने खर्चात पूरी नहीं कर रहे हैं। एक मैं वर्कशॉप दे रहा था तो एक भाई बड़ा कुटेना कि मेरी तो तनख्वाह माशाल्लाह तनख्वाह भी अच्छी ले रहे थे, फिर भी कह रहे थे, तो मैंने कहा यार आपके घर में कितने एसी हैं? 3 एसी हैं। कितने चलते हैं? तीनों चलते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सिटी में पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं। मैंने कहा फिर आप किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं ना, कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पर है जहाँ पे आपके एक्सपेंस ही नहीं होगा। तो कहते नहीं मुझे बताया मैं इनकम कैसे इनक्रीज। मैंने कहा आप इनकम ना इंक्रीज़ करें, आप 2 एसी बंद कर दें, आप एक बच्चे को ना किसी लोकल वाले उस पर ले आए, नहीं वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करेगी, लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस को भी नीचे नहीं करेगी। और वो एक्सपेक्ट करते कि इस इनकम में मुझे बताएं कि कोई जादुई चिड़ी जिससे मेरा रेवेन्यू भी बढ़े, इनकम भी बढ़े और मेरा खर्चा भी मेरे उसमें आ जाए। हर बंदे को अपना खुद देखना है, अगर उसके सेविंग नहीं हो रही है तो भाई सेकंड टाइम जाके करीम जैसा या जेंगो चला दो, उससे आपकी इनकम बढ़ाओ, ठीक है, या आप कोई और सैलरी देखो जो इंक्रीज़ करो, और कोई तरीका नहीं है आपको उसको करने का। लेकिन जो मुल्क के हालात है ना, वो 2.5-3 लाख बंदा अगर एक एक माइक्रो फाइनेंस वाला ऑफ़र कर रहा है, और हम उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देते हैं जी, कि ये कंपनीज आ गई हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ला रही हैं। ये कौन सी इंक्लूजन है ना, जिस पे लोग लोन ले रहे हैं और आप लोन के एवज ज़्यादा उससे रिटर्न दे रहे हो, और आपकी बैलेंस शीट ज़रा इनकी बैलेंस शीट के रिटर्न्स देखिए, यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ का प्रॉफिट है। दे आर इंजेक्टिंग मोर मनी, कि और हालात खराब है और पैसा पुट करो, और ज़्यादा वो होगा, और ज़्यादा बचेगी। सो मेरे ख्याल में लोगों को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। लोन्स अगर आप ले रहे हैं, सबसे पहले अवॉइड करें, सबसे एक्सपेंसिव लोन्स होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर जो आपने बात की थी। देखिए मैं अगेन हमेशा कहता हूँ, जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अगर आपको क्वालिटी पता है, डिमांड पता है, लोग परचेज़ करने के लिए मर रहे हैं, सो आपको प्रोडक्ट से ज़्यादा उसकी कंपनी के ऊपर देखना चाहिए। अगर वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यानी स्टॉक मार्केट पे शेयर्स हैं उसके, सो यू नीड टू बी बेसिकली लुकिंग टू बाय द कंपनी शेयर। मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरे बल्कि फराज ने मुझे कहा था, मैं फराज से पूछा था फराज कौन सी गाड़ी लेने, देख भाई मैं तो सोच रहा हूँ टैंक लूँगा, ठीक है। अब टैंक जब ले रहा था तो फराज जब इससे शेयर किया, आपको पता है वो 4.5 पोड़ गया। जब मैं वहीं से मैंने कहा यार 4.5 कौन पागल है ना कि पैसे देगा, मैं कहा तू ले ले, मैं नहीं लेता। अच्छा हुआ क्या, ये अब 2 महीने पहले की बात थी कि टैंक फराज ने ले ली थी 4.5 की। तो वन फाइन डे मैं पाक बीच का एक देखता हूँ जी कि सुनील मान साहब आते हैं, और उनके साथ वो जो एक्टर थे वो आते हैं, वो बैठते हैं, और दे अनाउंस द प्राइस के 2.5 करोड़ की है, ठीक है, 2.35 की समथिंग। एंड ऑटोमेटिकली मैंने कहा यार ये 4.5 की 2.25 के, इसका मतलब है ये तो बहुत ही। और सब लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन पे बहुत आला पर्सिंग, बहुत आला पर्सिंग, ज़बरदस्त, फॉर्चुनर को किल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आई थॉट कि यार ये गाड़ी है, चलो प्राइस तो हम ऐसी आ गई है, जहाँ पे फराज एक ले रहा था तो हम 2 ले सकते हैं उस तरह की। तो मैं चला गया अगले दिन उनके शोरूम। जब मैं शोरूम में गया, सारी फॉर्चुनर और सारी लैंड क्रूज़र बाइक खड़ी थी और रश लगा हुआ था। और जब मैंने उसके बंदे से पूछा, उसने कहा सर हमारी तो प्री बुकिंग में ही पता नहीं कितने 100 गाड़ियाँ बुक हुई हुई है। एंड आई वाज सो सरप्राइज। मैंने कहा यार इतनी डिमांड है इस गाड़ी की कि लोग वेट कर रहे हैं, लोग वो कर। ऑन टॉप ऑफ इट एक वन फाइन डे एक बंदा मुझे, 2 बंदे ने लिंक्डइन पे मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि लाइक भाई हमने टैंक लेनी है, सुना है वो 9 महीने पे चली गई है, तो हमें बताएं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि हम ओन का पैसा दें। अब मैं कह रहा हूँ यार अल्लाह के बंदो, तुम ओन का पैसा उस गाड़ी के लिए दे रहे हो, तुम उस कंपनी के शेयर थी देख। वट आई डेट कि मैंने भी यही काम किया। जब मैं डिमांड और ये सारी चीज़ें थी तो मुझे समझ आ गई कि यार कंपनी की ये जो गाड़ी है ना, एक तो देखे हैवल पे मैं इससे ये पहले नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। जैको आ गई है, पता नहीं किया की गाड़ी है, फिर हुंडई की गाड़ी है। एंड आई थॉट कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यहाँ पे जिस तरह का कंपटीशन हो गया है वो हैवल को एट द हायर, उनकी प्राइसिंग की हैवल की हायर एंड के ऊपर है, बड़ा मुश्किल है कि वो इससे ज़्यादा बिजनेस कर सके। लेकिन जब उन्होंने टैंक लॉन्च की देन इट वाज ए टोटली न्यू सेगमेंट एंड दे वर बेसिकली कम्पीटिंग विद द लाइक्स ऑफ फॉर्च्यूनर एंड लैंड क्रूजर बट नॉट।
सो मैंने समझा कि यार एक बिल्कुल नहीं ले रहा है, इस पे कंपटीशन कंपेरेटिवली कम है। ऑन टॉप ऑफ इट फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर अगर उसकी बाहर खड़ी हैं, सो दैट मीन दे दीज पीपल हु गॉट द मनी दे आर प्लानिंग टू अपग्रेड देमसेल्फ टू न्यू कार। वो टाइम गुजर गया जब आप कहते थे चाइनीज़ गाड़ी है क्या, हेवल ने वो जो इम्प्रेशन था वो चेंज कर दिया मेरे ख्याल में मार्केट का। सो आई बेसिकली डिड टोटली ऑपोजिट। मैंने ये नहीं किया कि मैं किसी को मना कर रहा हूँ कि आप टैंक ना लो, ये कुछ करो। मैंने देखा यार टैंक जब 35 की मिल रही है और जो रिमेनिंग पैसे है उसकी शेयर भी क्यों ना इन्वेस्ट करते। अभी भी मेरे ख्याल में मैं 15% के प्रॉफिट पे गया था, मतलब कि मेरी अगर 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी तो मुझे 30-35 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। अभी जो करेक्शन हुई है तो अगेन मैं 3-4-5 लाख पे आ गया हूँ। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट रखा और अगेन मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए ही कर रहा हूँ कि बाय द टाइम अगर मुझे टैंक मिलती है और मेरा प्रॉफिट हो गया तो एक वो लोग हैं जो कि ओन देने को तैयार है उसी गाड़ी के ऊपर, उसी गाड़ी के शेयर पे मैंने इन्वेस्ट करके मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं ये कह सकता हूँ यार देखो लोगों को ओन देने के लिए इतने पैसे ज़्यादा देने हैं तो मुझे इतने पैसे कम पे ये गाड़ी मिली है। सो दिस इज़ द होल आइडिया। मेरे ख्याल में जब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि लोग परचेज़ करना चाहते हैं, यू शुड नॉट बी फेयरफुल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। कंपनी की प्राइस तब ऊपर जाती है जब उसकी कंपनीज़ की सेल्स ज़्यादा होती हैं। अगर सेल्स आप देख सकते हैं कि ज़्यादा हो रही हैं या होगी आगे जाके तो प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगी बेस्ड ऑन व्हाटएवर द अर्निंग ऑफ द कंपनीज। वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट। जैसे एप्पल है, उसकी पीपल आर पैशनेट अबाउट द प्रोडक्ट्स, तो डोंट गो फॉर द प्रोडक्ट, गो बिहाइंड द सीन एंड गो फॉर द कंपनी, इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। वेरी मैड। मैं लिंक्डइन पे देख रहा था ना, अगर आपने एप्पल के शेयर के ये होते रादर देन एप्पल आईफोन 1-2 तो आज के दिन पे आप पता नहीं 15 आईफोन 15-16 जो भी है वो दे रहे होते। वो इतना अप्रिशिएट कर गए कि उसके रिटर्न से वो करे। अच्छा, ये जो आपने बात की कि 5 लाख मुश्किल से हुए हैं अभी हमारे स्टॉक मार्केट में, इसका एक और एंगल भी है ना कि अच्छा यूएस में शायद मेरे ख्याल है हाफ ऑफ द इनकम हाउस होल्ड की वो होती है इन्वेस्ट स्टॉक्स में। जो पाकिस्तान में 5 लाख हुए हैं, मेरे ख्याल में एक और बॉटल नेक है। बॉटल नेक ये है कि जो स्टॉक ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर है, इट टेक्स मैनी वीक्स। अब ये जो हमारी जिस जनरेशन को हम इस तरफ लाना चाह रहे हैं, जेन अल्फ़ा, जेन जी, इन लोगों का सब्र ही नहीं होता, इतना अटेंशन स्पैन भी नहीं होता। तो एक दफ़ा ट्राई करेंगे, इनको एक हिंड्रेंस से एक ब्लॉक या 2 ब्लॉक नज़र आए ना तो ये छोड़ देते हैं। तो कई ऐसे मेरे हैं भांजे जिन लोग कहते हैं कर दो, वो इस कहते हैं हम तो साल से किया हुआ है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, हमने परसू नहीं किया। सो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को कैसे एक्सपेडाइट किया जा सकता है सो दैट इट बिकम्स एज ईजी जिस तरह आप ईजी पैसे का अकाउंट खोल लेते हैं, या लोन ओपनिंग जो आप बता रहे हैं कि कंपनीज लोन दे रही है, उनका तो 1 मिनट लगता है। वो एक जस्ट ऑनलाइन आप जाते हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ईमेल, मोबाइल नंबर, अकाउंट खुल जाता है। तो इस केस में इसको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक ये तो चले वो बात होगी ना जहाँ पे HCCPS, CDC इन्होंने अपने एंड पे करना है। आई थिंक बाइनेंस के लोग इसीलिए भी ज़्यादा कि लोगों के पास पैसे हैं, वो बस फिगर फेस का ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट खुल जाता है। अगर आप सोचिए बाइनेंस की आप ऐप पे लॉगिन और वो कह जी NCCPL का कोड आएगा, उस लोग भाग जाएंगे तो कोड ही नहीं आ रहा, ठीक है। वो तो प्रोसेस है, लेकिन मेरे ख्याल में अली भाई लोगों को खुद समझना चाहिए। आई थिंक आप अगर देखें एप्पल का जो आईफोन लॉन्च होता है, गोरे रात के 12 बजे एप्पल स्टोर के बाहर खड़े हो जाती है। उनको कोई पैसे फ्री में नहीं दे रहा होता, दे डू, उनके पास पैसे होते हैं, वो लाइन में खड़े होते हैं और आप 6 बजे तक देखते हैं लाइन पता नहीं कहाँ तक पहुँची होती है। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि वो आईफोन लेने के लिए बेदाव होते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पता चल जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ यार, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 साल में करोड़पति बना सकती है, इस वैल्यू के ऊपर ही अगर आप समझ लें यार, एफर्ट पुट करके, बेशक जैसा सिस्टम है, हफ्ता लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं उस जगह पे अकाउंट खोल रहा हूँ जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, जहाँ पे अकाउंट ओपन करके मैं जब इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे घर बैठे हुए मुझे डिविडेंड मिलेगा। आप यकीन करें 10 साल पहले जब मैंने अकाउंट खोला था तो 17 सफ़ों पे मैंने साइन किया था। पहले सफ़े का साइन और आखिरी सफ़े का साइन मिलता नहीं था, इतने साइन किए थे। अब तो बहुत आसान हो गया। हाँ ये है कि एक दिन शायद कोड नहीं आता, शाम को जाओ तो सिस्टम बंद होता है, या कोई ऑब्जेक्शन लग जाती है, या आपको इनकम स्टेटमेंट के लिए आपकी सैलरी स्लिप दोबारा चाहिए होती है, और लोग इसी पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लोगों को जब तक वैल्यू की समझ नहीं आएगी, अकाउंट ओपनिंग इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है जिस स्टिग्मा को हमने माइंड पे बनाया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप शॉर्ट्स की दुनिया है, सेकंड्स का स्पैन टाइम है। आप लोगों को वैल्यू जब तक नहीं समझ आएगी कि जहाँ पे आप ले रहे हैं या आपके अपने भले के लिए, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना फीचर सिक्योर कर रहे हैं, तो ये छोटी सी जो एक आपका पेन पॉइंट है, इससे आपने किसी तरह निकलना है आगे। आपको मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियो बनाई हुई है, ओपन अकाउंट लाइक दिस एंड ओपन अकाउंट लाइक दिस। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की,
आप यकीन करें, मैंने म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोला, 5 मिनट लगे, मैंने टिकट लगाया गया 5 मिनट में खुलता है। फिर मैंने स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोला, 15 मिनट में खुल गया मेरा अकाउंट। ठीक है, उसके ऊपर कोड आया, 2-3 दिन उसमें लगे, फाइनल आते आते 3 दिन लगे। 3 दिन कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। प्रॉब्लम है, इसको और शॉर्ट करना चाहिए। जिस तरह बाइनेंस का आप अकाउंट खोलते हैं, स्टॉक मार्केट पे भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द इंस्टीट्यूशन आर नॉट डूइंग, दिस डज नॉट मीन कि आप वो चीज़ ना करें जो आपके अपने भले के लिए है। आप अपना नुकसान करें, आप दूसरों को बेशक जितनी मर्जी गालियाँ दें। मे बी आपको उन्होंने मीज़ान बैंक नहीं लिया तो 7 रुपये का डिविडेंड भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मे बी ये स्टॉक मार्केट की करेक्शन है। आप लोग अकाउंट खोल के इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप 1 नवे पे फिर पूछना होंगे कि अकाउंट कैसे खुलता है। सो थोड़ा सा टाइम निकालें, अपना अकाउंट ओपन करें। इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, हफ्ता की ख्वारी है और वो वाकई है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर काम नहीं करती तो आप अपना नुकसान ना करें। अपने के लिए आपको अकाउंट खोलना चाहिए। गुड। जहाँ पे हमने बात की, आपने टैंक की बात की 2.5 करोड़ 4 करोड़ की। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं आम आदमी के ऊपर, इसकी बात करते हैं कि 5 लाख से अगर आज किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, हमारी ये पॉडकास्ट देखिए बड़ा एक्साइटेड हो गया, तो व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन कि कहाँ से स्टार्ट है? देखिए, टैंक तो मैंने एक एक्सट्रीम एग्जांपल दी ना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ टैंक ने बिकना है और टैंक की प्राइस ऊपर जाएगी बिकॉज प्रोडक्ट पीछे जाएगा, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे होगा। तो एक बंदा जो लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, वो आज भी 50 शेयर ले सकता है साजगार के। उसको करोड़ रुपया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक शेयर भी ले सकता है 2000 रुपये का। तो मैं अगर कह रहा हूँ अगर 2000 से 3000 हो गया तो इसका मतलब है उसके 2000 पे 50% का प्रॉफिट है, उसको 3000 मिले। मैंने अगर 5 लाख किया हुआ है तो मुझे 2.5 लाख रुपये का प्रॉफिट है। अगर मैंने 1 करोड़ में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे 50 लाख का प्रॉफिट है। प्रॉब्लम क्या है, लोग समझते हैं यार ये करोड़ रुपया डाल रहा है तो यही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। आपकी जेब आपकी है, हम परसेंटेज पे इसको नोट करना चाहिए। मेरा भी 50% का प्रॉफिट है, आपका भी 50% का प्रॉफिट है। आप अपने रुपए को देखें। 5 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आप साजगार का शेयर भी ले सकते, आप भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप कंपनी इसको पहले समझें। परसेंटेज रिटर्न रिगार्डलेस कितने पैसे हैं, पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज की ज़रूरत है। और लोगों को फिर लगता है कि जब पैसे होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरे ख्याल में आपको कम पैसे हैं तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, ताकि बाय द टाइम आप थोड़े पक्के हो कि यहाँ पे वाकई पैसे बनते हैं और वाकई कल को पैसे आ जाए तो आपको एवेन्यू रेडीमेड मिल रहा हो कि यार यहाँ पे मैं डालूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरी तनख्वाह है जी 1 लाख रुपये, मैं 5,000 रुपये की बचा सकता या 5,000 ही बचते हैं। मैं क्या स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलूँ, 5,000 रुपये से क्या बनेगा मेरा? ठीक है, आप खोलते नहीं हैं। एक दफ़ा फिर आपके पास आ जाता है जी कि आपकी सैलरी होगी 7 लाख रुपया। अब आ गया स्टॉक मार्केट, जब आपने पहले खोलना था 70 पे था, अब आपको 90 पे, नहीं यार अब तो बहुत ऊपर चली गया, अब मैं क्यों खोलना, अब तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे करने की। तो मकसद ये बताने का है कि आप जितने कम पैसे से इन्वेस्ट करके करेंगे, जब तक आपके पास पैसे आएंगे, जब पैसे आ जाते हैं तो हमेशा प्रॉपर्टीज़ के अलावा नज़र ही कुछ नहीं आता। तो बेहतर है कि आप उसको प्रॉपर्टी भी लेनी है। तो मेरे ख्याल में तो हमेशा लोगों को लगता है कि जिस तरह के हालात हो चुके हैं ना, आपकी सारी चीज़ें आपकी रीच से दूर हो गई है। आज एक शरीफ बंदा घर नहीं बना सकता, वो अपने बच्चे को शायद यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ना कराए, वो अपनी बच्ची की शादी भी ना कराए। द ओनली शॉर्टकट कि वो अपनी सारी चीज़ें अचीव कर सकता है कि वो इन्वेस्ट करेगा तो वो इस चीज़ों को मीट करेगा। प्रोवाइडेड कि जब मैं कह रहा हूँ कि वो 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, ड्यूरेशन को ना भी भूलें। ड्यूरेशन हफ्ता नहीं होता, महीना नहीं होता। अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखने के लिए आपको साल बाद देखना चाहिए, 3 साल बाद देखना चाहिए, 5 साल बाद देखना चाहिए आपका रिटर्न क्या है। जो आप बात करते हैं 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपये के लिए आप हेमल में भी कर सकते हैं, आप ETF में भी कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि आप म्यूचुअल फंड पे 50% हाई रिस्क, 50% लो रिस्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं जो आप कर रहे हैं, क्या वाकई आप इस चीज़ पे आमादा है कि ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि नहीं देगा। अदरवाइज़ जो आप कर रहे हैं विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो 5 लाख का जब 4.5 लाख भी होगा तो आप उसी वक्त निकल जाएंगे। सो बेहतर है कि आप अपनी ऑब्जेक्टिव सही करें, चीज़ सही चुनें और फिर उस पर इन्वेस्ट करें। पैसे का मैटर था नहीं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बनाना चाहूँ, आई एम कन्विंस कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहा हूँ, मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो उस पर आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? कितने % म्यूचुअल फंड, कितने % थोड़ा बहुत गोल्ड हेजिंग के भी है, कितने % एक्विटीज़ और भी अगर कुछ हम करना चाहिए? अब मेरे ख्याल से 50% लो रिस्क, 50% हाई रिस्क। मैं इसीलिए अभी भी कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट अच्छी करेक्शन के बाद नीचे आई हुई है। सो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अब 4 to 8 रुपया लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, 85 to 90% लो रिस्क में इन्वेस्टेड है। लोगों ने रिस्क ही भी लिया। प्लीज़ थोड़ा सा रिस्क ले लें, क्योंकि पैसे में इन्फ्लेशन को अगर बीट नहीं कर रहा
तो आपके पैसे के इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी 50% हाई रिस्क 50% लो रिस्क, हाँ जंग के हालात हैं, मे बी आपका जो 50% हाई रिस्क है वो शायद कल को 45 पे आ जाए, 40 पे आ जाए, देन यू नीड टू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो कि लो रिस्क से आपने हाई रिस्क में जाना है, हाई रिस्क को सेल नहीं करना, आपने हाई रिस्क को और एक्यूमुलेट करना है। अगर आपको करेक्शन मिलती है तो फिर 50-50 डिले हैं उसको। अगर आपका 10 लाख रुपया था, 5 लाख रुपया है, 5 लाख से 4 लाख हो गया और 5 से 5.5 हो गए, तो अगेन उसको 50-50 करके 5 लाख कर दे। इसका मतलब है आप 1 लाख रुपया सेल करें और 1 लाख रुपया हमारे करें हाई रिस्क के अंदर, और इस स्ट्रेटजी के ऊपर चले, मेरा नहीं ख्याल आपको ज़्यादा लॉस हो सकता। और अगर हम एक्विटीज़ में देखें कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जैसे हमने मार्डी का नाम लिया, या जो कंपाउंडर्स हैं, गुड कंपाउंडर्स हैं, मिज़ान हो गया, जो ज़्यादा प्रॉफिट करके ज़्यादा वो इंजेक्ट करते हैं उसी में, कंपनी में, उसको ग्रो करने में, तो दे हेल्प यू इन कंपाउंडिंग। तो इस तरह की कोई चीज़ उठानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आपको उसकी भी कोई परसेंटेज विद इन द एक्विटी। अगर देखें ये पोर्टफोलियो का एक 50% आपने कर लिया हाई रिस्क में, अब इसके अंदर क्या स्प्लिट होना चाहिए कंपाउंडर्स का वर्सेस कोई सिक्लिकल्स का, ये थोड़ा सा बैठ कर दें। अब अगर आप अली भाई इन म्यूचुअल फंड के ऊपर जाएंगे ना, ये इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टेड है, इनके पास मारी भी है, इनके पास OGDCL भी है, इनके पास PPF भी है, इन्होंने हबकॉपी में इन्वेस्ट किए, इन्होंने आपके सीमेंट्स में भी इन्वेस्ट किए, इनके पास स्टील भी बड़ा होगा। मैं कह रहा हूँ आपको सेसिल में क्यों जाता है ना कि आपका भी वो लेना है, किस परसेंटेज में लेना है, आपकी ज़रूरत ही नहीं। मैंने सरमाइड और PK पे परसेंटेज वाइज सब म्यूचुअल फंड के रिटर्न दिखाया हुआ है। आप उसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पे देखें, 1 साल पे क्या रिटर्न था किसी फंड का, 6 महीने में क्या रिटर्न था, 1 महीने में क्या रिटर्न था, तीनों के ऊपर आप पावर 5 में देखें कि कॉन्स्टेंटली कौन सा आ रहा है, जो सा आ रहा है। आप किसी म्यूचुअल फंड पे जाएं, अगर आप उसको क्लिक करेंगे आपको परसेंटेज एलोकेशन वैसे ही नज़र आती। आपने बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रखनी है कि हाई रिस्क एक म्यूचुअल फंड, लो रिस्क एक म्यूचुअल फंड, एंड जस्ट कीप रीबैलेंसिंग इट। ये सारी कंपनीज इन्हीं म्यूचुअल फंड के पास है। आप जरा टॉप की कंपनियां देखें कि मारी पेट्रोलियम, OGDCL, PPL, एंग्रो, फौजी फर्टिलाइजर, ये सारी टॉप 10 कंपनीज 80% ऑफ द म्यूचुअल फंड के पास यही है। तो आप अगर इनको कॉपी करके भी ना करें, आप इन्हीं को दे रहे हैं पैसे, ये आपको ज़्यादा पैसे बना के देंगे। आम बंदा बहुत मुश्किल है उसके लिए पैसे को बनाना, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। मैं स्टार्टिंग पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर लेना बड़ा मुश्किल काम है लोगों के लिए। इस स्ट्रेटजी के थ्रू करेंगे, थोड़ा पैसा भी रहेगा, प्रोटेक्टिव भी रहेगा, लिक्विड भी रहेंगे। अभी अगर फॉर एग्जांपल 1 महीने में स्टॉक मार्केट नीचे डाउन है, फॉर एग्जांपल आपने 50-50 नहीं करना, आपको 1 लाख रुपया चाहिए था, लो रिस्क से निकालें, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। आप हाई रिस्क से क्यों लॉस को करते हैं, आप लो रिस्क से निकाल लें। अगर आपको और पैसे चाहिए लो रिस्क से निकाल लें, अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो रीबैलेंस कर लें। सिंपल स्ट्रेटजी रखें, जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ईजी होगा आपको पैसा बनाना। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे कि आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, ये कंपनीज है, उतना आप फ्रस्ट्रेट भी होगी और उतना आपका ट्रस्ट भी कम होगा। आपने सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की, तो इसमें खुदा न पास्ता मुझे कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली को वो चीज़ बड़े आराम से ट्रांसफ़र हो जाती है, व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर दैट? जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप नेक्स्ट ऑफ किन डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब ये होता है कि खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो उसकी ओनरशिप ऑटोमेटिकली वो क्लेम कर सकते हैं। मैंने अभी फ्रेंड फैमिली में ही देखा था, उनके वाले साहब की डेथ हुई तो उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र होगी क्योंकि वो नेक्स्ट ऑफ किन वो डिफाइन थी, तो बड़ा इजीली ट्रांसफ़र भी हो जाता है। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में सब कुछ डिजिटल है, ये कुछ फिजिकल नहीं है। पहले होता था फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे, अब तो डिजिटल ओनरशिप आपने चेंज कर दिया। सो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, और प्रॉब्लम यही होती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं घर वालों को नहीं बताते कि हम कर रहे हैं, वो खुदा ना खासा डेथ भी हो जाती है तो घर वालों को ही नहीं पता होता कि भाई डेथ होगी है, ये चीज़ वहाँ पे चल रही थी या उसका इतना प्रॉफिट हो गए। सो अपने घर वालों को भी बताएं कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट की कल को खुदा ना खासा नहीं भी होते तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में करें तो CDC में अकाउंट ओपन करना बेटर एज़ कम्पेयर टू जो सब अकाउंट होता है, या हाउ डू व्हाट डू यू रिकमेंड? बिल्कुल, अगर आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है और खास तौर पे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट है तो CDC पे अकाउंट ज़्यादा बेहतर है। वो आपको एक एश्योरिटी देता है कि वो की डिपेंडेंसी किसी ब्रोकर की नहीं होती। वो आप ये समझें कि आपका लॉकर है जहाँ पे आपके सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। आपने अगर ट्रेड करना है तो आपको उस लॉकर से एक चीज़ निकाल के पहले CDC के ब्रोकर के अकाउंट में डालनी होगी और फिर उसको ओपन मार्केट में ट्रेड करना होगा। जो म्यूचुअल फंड है वो ऑटोमेटिकली CDC के अंदर ही है। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, जब दो म्यूचुअल फंड को हम देख रहे होते हैं हम कहते हैं जी एक्स म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और शायद ये ज़्यादा सिक्योर करके रखते हैं, और ये वाला म्यूचुअल फंड कम बेहतर है। एक्चुअली दोनों एक ही तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों के पास पैसा नहीं होता, दोनों के पैसा CDC के पास जाता है। वो अपने इन्वेस्टमेंट को CDC के थ्रू मैनेज कर रहा था, अपना प्रॉफिट वगैरह CDC से ले रहे होते हैं। तो आपका जो कस्टोडियन म्यूचुअल फंड में है वो CDC ही है, वो AKMC नहीं है। तो जब आप ब्रोकर के बात करते हैं, पास में हमारे पास एक्सपीरियंस हुए हैं कि ब्रोकर भागे, अब तो इतने सख्त
वो रेगुलेशंस हो गई हैं कि मेरा नहीं ख्याल पिछले 2-3 साल में हमें कोई न्यूज़ सुनी हो। लेकिन अगर आप फिर भी एहतियात रखना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट वाली जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको आप सीडीसी में रख सकते हैं। गुड। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अब ये जो सूरत हाल इस वक्त वॉर की है और उसके ऊपर क्या 3 टॉप इंडिकेटर्स हैं जब किसी ने इन्वेस्टमेंट कर ली है, जो इन्होंने पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं, किन 3 टॉप इंडिकेटर्स पर नज़र रखें वो कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? जैसे डॉलर का ये जो आपका ऑयल का रेट है उसके और कोई क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा नज़र रख दीजिए कि यार चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, मॉनिटर दैट। नज़र तो टीवी पे ही रखनी चाहिए, उस पे कि जंग की तरफ जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ बेसिकली डूइंग योर इन्वेस्टमेंट। इफ़ यू आर जस्ट स्टिक टू द टीवी और आप न्यूज़ ही देख रहे हैं कि आज फिर ईरान ने इतने मिसाइल दागे या इसराइल ने इतना नुकसान किया या फिर दुबई में आज फिर एक कोई रॉकेट गिर गया या कोई ड्रोन गिर गया, सो वो राइट तरीका नहीं है। आई थिंक आप इसको इस तरह देखें कि आप खुद गए हैं बिजनेस पे, आपके एम्प्लॉयर ने नहीं कहा कि यार क्योंकि ईरान ने आज मिसाइल दागा था तो आज तुम वर्क फ्रॉम होम करो, या आपको पीएसओ के बाहर नहीं होगा मिला होगा कि दुबई में आज एक मिसाइल गिरा है तो सॉरी आज हम पेट्रोल नहीं दे रहे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में बिज़नेस को बिज़नेस के तरीके से देखना चाहिए जितना। और मैं अगेन कहूँगा यहाँ पे वो पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे जिनको पता ही नहीं है और वो सेल कर रहे होके। जस्ट बिकॉज एवरी वन इज सेलिंग डज नॉट मीन यू नीड टू सेल। यू नीड टू हैव थोड़ा सा माइंड सेट अपना सही रखे, बिज़नेस को समझे। जो चीज़ आपको 100 पे अच्छी लग रही थी अगर वो 60 पे मिल रही है तो 60 को तो ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है कि जो चीज़ आपको सेल पे मिल रही होती है आप उस वक्त ज़्यादा घबराते हैं, ऊपर की रेट पे आप फिर कम हो जाते हैं। जब कम हो रही होती है उस वक्त आपको हौसला रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में न्यूज़ को नहीं इस तरह देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंड योर जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो आप उसको क्या कह सकते हैं, कल अल्लाह करे इनका मसला हल हो। जब मसला हल होगा यही जो चीज़ आप वेट कर रहे थे आपको ये चीज़ मिलेगी नहीं फिर तक, फिर आपको फिर मिलेगी 120 के ऊपर, फिर आप कहेंगे यार शेट 60 रुपये भी थी मैंने क्यों नहीं बाय की। सो बेहतर है कि आप उसको बाय करें। ये भी नहीं हो सकता कि ताहयात ये जगह चलती रहेंगी, सस्टेनेबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगेगी, जब ब्रेक लगेगी सब चीज़ें नॉर्मल होगी और यही चीज़ें फिर आपको इस रेट पे नहीं मिलेंगी जिस रेट पे अभी मिल रही है। सो कोशिश करें कि कंपनीज़ को देखें और कंपनीज़ की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट को रूट करें। Amazing. So final thoughts, any thoughts that you would like to share, message that you would like to give our audience? कुछ चीज़ आप फाइनली क्योंकि हमने टच नहीं की, आप समझते हैं कि यार क्या चीज़ है वी वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस विद आई मीन योर फाइनल थॉट्स? मेरे ख्याल में अली भाई अगर आप देखें ना, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी फैमिलीज़ को सरवाइव करने के लिए। मैंने बहुत ज़्यादा अपने दोस्त देखे हैं जो माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तान में भी हैं, बड़े अच्छे डॉलर मारे हुए। मैं हमेशा जब स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा था वो उस बिल्डिंग से तो हमेशा यही सोचता था मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा तो वो कमा रहे हैं, सेव तो वो कर रहे हैं। लेकिन आज माशाल्लाह 8 साल बाद मैं फिर उनको देखता हूँ, एक बंदे की जॉब चली गई, वो बेचारा बिल्कुल डिप्रेशन में आ गया। मैं सोचता हूँ यार पिछले 15 साल से तुम ओवरसीज़ में थे, तुम क्या कर रहे थे। बाद में समझ आती है यार खुद के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे, दे वर नॉट एबल टू सेव एनीथिंग। एंड किसी ने बताया नहीं है भाई ये जो अच्छा टाइम चल रहा है इसमें बुरे टाइम की तैयारी को। हम लोगों का अच्छा टाइम की डेफिनेशन क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए हुए, हम अपना काम कर सकते हैं। हम क्रिप्टो में जाकर 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर लॉस लिक्विडेट करके बैठ जाते हैं, फिर भी हम 4,000 डॉलर कहीं ना कहीं से कमा लेते हैं। तो हमें एटलीस्ट 10 to 15% अगर आप इन्वेस्ट करते रहें और अपना बैकअप क्रिएट करें। कल को मेरी जॉब नहीं रहती, मेरी खुदा ना फैसला लाइफ नहीं रहती, मेरे पे जो डिपेंडेंसी है, मैं अपना पैसिवली कैसे बिल्डअप करूँ। स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई एवेन्यू नहीं है जहाँ पे आप अपना रेप्लिका बना सकते हैं। रेप्लिका मतलब ये नहीं है आप वो, जैसे हम बच्चों को भी तो पालते हैं ना, उनकी भी एजुकेशन के पैसे दे रहे होते हैं, उनकी भी कॉलेज होते हैं पैसे देते हैं, फिर उनकी जब शादी होती है उसके भी पैसे दे रहे हैं। आप ये समझे एक और बच्चा बाहर में है जिसको पैसे जो आप दे रहे हैं वो आपकी अपने लिए काम आ रहा है। आप जिसमें अपने बच्चे के ऊपर लगाते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि मैं इस तरह सोचूं कि शेख मैंने अपने बच्चे पे इतना क्यों लगा दिया। हम तो हमेशा कोशिश होती है कि फ़ीस ज़्यादा भी हो जाए, कोई मसला दी, हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है बच्चे को वो हम अच्छा ग्रूम कर रहे हैं। तो ये भी एक बच्चा है आपका, इस बच्चे को अपना ग्रूम करना है। हाँ, इस बच्चे पे कभी डाउन टाइम आएगा इस वजह से, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अपने अपना बच्चा भी तो ग्रूम कर रहे हैं। ये बच्चा जब तक जवान होगा तो ये आपका सहारा बनेगा कि जो आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी है वो इतना बड़ा हो गया होगा कि वो अपने पैसिव इनकम से आप कितना कुछ कर सकते हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों को समझाना। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग अपने पैसिव तरीके से अपनी करें। कितने लोग हैं जो अपना पैशन परसू नहीं करते हैं क्योंकि उन पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उनके पास टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपना कोई पैशन परसू करें। ये एक एवेन्यू है जहाँ पे आप 5-10 साल लगाए, एटलीस्ट अपना जो सैलरी पे बोझ है उसको हल्का करें ताकि आप जो करना चाहते हैं वो भी कर सके।
नहीं भी करना चाहते, जो सैलरी की वजह से आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला बच्चा आपकी हेल्प करेगा अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। Amazing. Thank you very much, like, really appreciate you joining us today. And thank you so much for your time and valuable insights. तो जी ये थे लाइक, और इनके साथ बड़ी ज़बरदस्त हमने गुफ्तगू की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस वक्त जो वक्त है वो वॉलेटिलिटी का दौर है, और इस वक्त अनसर्टेनिटी है, खौफ की फ़िज़ा है। लेकिन ये जो वॉलेटिलिटी है ये खौफ क्रिएट करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रही है, ऐसे मौके क्रिएट कर रही है कि जो आपको बेस्ट कंपनियां हैं वो डिस्काउंट में मिल रही हैं, उन पर सेल लगी हुई है, तो उनको मिस मत करें, बिकॉज ये वो टाइम्स हैं जो आपकी जनरेशन वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ सरमाया का लिंक शेयर कर दूंगा, और इनके साथ मैं इनका इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। पोर्टल, इनके पास बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग्स भी हैं। माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, तो एजुकेशन ये बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो डू चेक दैट आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।